नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स और एनसीईआरटी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। साथ ही साथ ऑफिशियली आप हमें एनसीईआरटी के फेसबुक पेज पर भी लाइव देख रहे हैं। ये समय है परिचर्चा मनोदर्पण का, जिसमें हम मेंटल वेलबींग और मेंटल वेलनेस की बात करते हैं। और जैसा कि ये समय चल रहा है परीक्षा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये परीक्षा का उत्सव चल रहा है, उसमें उसी से एक जुड़ा हुआ आज का टॉपिक जो हमारे एक्सपर्ट्स ने आपके लिए चुना है। एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज इमोशनल वेलबींग एंड एग्जामिनेशन। वेलबींग की सबको आवश्यकता है और होना भी चाहिए, और एग्जामिनेशन के साथ यदि आपकी इमोशनल वेलबींग रहेगी तो एग्जामिनेशंस अपने आप शानदार हो जाएंगे। इन्हीं सब बातों की आज चर्चा हम अपने इस मनोदर्पण परिचर्चा में करने जा रहे हैं। लाइव इंटरेक्टिव सेशन है। हमारे साथ 5 पैनलिस्ट रहने वाले हैं। जिस प्रकार से पंचमेवा होती है जो खीर को स्वादिष्ट करती है, उसी प्रकार से ये पांचों लोग आपका जो एग्जामिनेशन है उसको शानदार बना देंगे, यदि आप इन्हें ध्यान से सुनेंगे और इनकी बताई बातों को अपने जीवन में आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको एक टेलीफोन नंबर बताता हूं जिसकी सहायता से आप इन सब के साथ सीधे जुड़ सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज रिगार्डिंग एग्जामिनेशन और इमोशनल वेलबींग, 8800440559 इज द नंबर। एक रेगुलर हमारी हेल्पलाइन भी है जिसका नंबर भी मैं आपको बता देता हूं, विच इज 8448440632। दिस इज द हेल्पलाइन नंबर ऑफ मनोदर्पण सेल। ये हफ्ते में 5 दिन जो है 9 से लेकर शाम को 5 बजे तक चालू रहती है, जिसमें हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए बैठे हैं और उसका यथासंभव प्रयास करते हैं कि उसका सोल्यूशन भी किया जा सके। एंड यू आर वॉचिंग अस ऑन ई विद्या चैनल नंबर 6 and 11. So now, before moving ahead, I have an announcement regarding G20. I would like to share it with you all. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, or the world is one family. With this happy, I must say the positive note, I would like to start this session, परिचर्चा। हमारे साथ 5 पैनलिस्ट हैं, जैसा मैंने आपसे बताया था आप सभी को। अब समय है उनके साथ आपका परिचय कराने का। आई वुड लाइक टू इनवाइट ऑन स्क्रीन डॉक्टर राजीव रंजन जी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं हमारे रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर में। डॉक्टर राजीव, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम। Good afternoon, all the viewers and my dear students of India. Thank you so much for joining this present session. Thank you. थैंक यू। और हमारे साथ डॉक्टर मनीष अग्रवाल हैं। ही इज आल्सो फ्रॉम आवर रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन अजमेर। ही सर्विंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर। डॉक्टर मनीष, नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम। नमस्कार सर, और सभी को मेरा नमस्कार। धन्यवाद। हमारे साथ डॉक्टर वंदना चौधरी जी हैं। आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं जयपुर से। नमस्कार वंदना जी, आपका स्वागत है। नमस्कार सभी को। परीक्षा के इस कठिन समय में आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि आप लोग ये कठिन समय सरल बनाने वाले हैं, ऐसी मेरी आशा है और आपसे अपेक्षाएं भी होंगी। डॉक्टर जफर अहमद और हमारे साथ हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। डॉक्टर जफर, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द बोर्ड। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और हमारे साथ हैं मिस्टर नरेंद्र कुमार। आप टीचर काउंसलर हैं बिरला स्कूल पिलानी, राजस्थान में। नरेंद्र जी, नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सभी बच्चों को, व्यूअर्स को, एक्सपर्ट पैनल्स को। नेशनल लेवल पे आज हम कुछ बच्चों के लिए स्पेशल टेक्निक्स, तरीके लेके आए हैं, क्योंकि एग्जामिनेशंस विद इन ए वीक स्टार्ट हो रहे हैं एंड इट हैज ए लॉट ऑफ फॉर द स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद रहेगी कि बच्चों के साथ साथ मैं भी उन चीज़ों को अपने साथ समेटूं ताकि और बच्चों तक इसको पहुंचाने का प्रयास करूं। लेट्स प्रोसीड अहेड इन दिस सेशन एंड वुड लाइक टू स्टार्ट विद डॉक्टर राजीव सर। सबसे पहला सवाल आपके लिए कि हाउ वुड यू लाइक टू एस्टेब्लिश दिस सब्जेक्ट इन टुडेज मनोदर्पण, बिकॉज हाउ इमोशनल वेलबींग एंड एग्जामिनेशन आर इंटरकनेक्टेड। जी, थैंक यू सो मच राहुल जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम ये टॉपिक लिया है हमने, इमोशनल वेलबींग एंड एग्जामिनेशन। In this topic, you try to understand two things. One is emotional well-being and one is your examination. And then let us take in combination. Dear children, as you understand, emotions are nothing but emotional well-being. First of all, your emotions are there. Let us say your emotions are anger, love, sadness, anxiety. All these different emotions are there. आप कभी खुश होते हैं,
कभी दुखी होते हैं, तो डिफरेंट इमोशंस जो है आपके रहते हैं ये। अब जब इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं, तो आप जब इसका हमारे सब्जेक्ट एरिया में साइकोलॉजी में जब डेफिनेशन के ऊपर जाएंगे और कैसे इसको साइकोलॉजिस्ट जो है लेते हैं, वो ये कहते हैं कि इमोशनल वेलबींग इज नथिंग बट अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर इमोशंस। आपकी जो अपने इमोशंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, कहीं कहीं दूसरे के इमोशंस के सामने वाले के इमोशंस की भी अवेयरनेस अंडरस्टैंडिंग की भी बात करते हैं। बट सबसे पहले तो आप इतना समझिए कि आप अपने जो इमोशंस है, आपकी जो भावनाएं हैं, जैसे आप क्रोधित हो रहे हैं, तो उस समय आप उसको समझते हैं कि नहीं। हम में से भी बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि हम क्रोध करते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता। किसी को खुशी हो रही है तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन कोई खुश होते हैं बट उस एक्सट्रीम तक खुश नहीं होते हैं। कई लोगों को अवेयरनेस होता है कि मैं इस वक्त खुश हो रहा हूँ, उसकी वजह क्या है और किस हद तक हमें जाना है, अपने इमोशंस का एक्सट्रीम क्या है। दूसरा है कि कहीं पे बहुत ज्यादा दुखी हो रहे हैं, कुछ ऐसे पर्सन रहते हैं कि बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं कंटिन्यूअस, और उसका असर उनकी हेल्थ पे भी आने लगता है। लेकिन कुछ लोग उस एक्सट्रीम तक नहीं जाते, वो अपनी भावनाओं को, अपने इमोशंस को मैनेज करना जानते हैं और वापस आना जानते हैं फिर दूसरे इमोशंस में। जैसे बहुत दुखी हो रहे हैं तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम दुखी नहीं होंगे, उन्हें रियलाइज होता है, वो अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि नहीं, इससे आगे अगर मैं दुखी हुआ तो ये हमारे लिए हार्मफुल है और हमें सॉल्यूशंस पे वर्क करना चाहिए। प्रॉब्लम को लेके दुख पे नहीं जाना चाहिए, सैडनेस पे नहीं जाना चाहिए, एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। तो वापस आते हैं, सॉल्यूशन पे वर्क करते हैं और फिर हैप्पी होते हैं। ठीक है, तो एक बैलेंस इमोशन तभी होगा जब आप उसे, यू विल बी अवेयर एंड यू विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट योर ओन इमोशंस। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये देखें इमोशनल वेलबींग के साथ कि वेदर यू आर एक्सेप्टिंग एंड यू आर एबल टू मैनेज योर इमोशंस। आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में एज इट इज सिचुएशन को, कि अभी का सिचुएशन जो है व्हाट इट इज डिमांडिंग फ्रॉम मी। एक तो हाउ इट इज अफेक्टिंग टू मी एंड हाउ इट इज अफेक्टिंग टू माय सराउंडिंग्स। अब घर हो गया, पीयर ग्रुप हो गए, रिलेटिव्स हो गए, इनको कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ हाउ इट इज अफेक्टिंग मी, ये समझने के बाद एंड व्हाट इज द रियलिटी अबाउट दिस सिचुएशन व्हिच इज अफेक्टिंग मी एंड माय सराउंडिंग्स। और इस इमोशंस को जो डिस्टर्ब कर रहा है मुझे और मेरे आसपास के लोगों को, मुझसे जो जुड़े हुए हैं, इसको कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, इसको समझने के बाद और उसे मैनेज करें। मैनेजमेंट के लिए मतलब सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। जब आप मैनेज करेंगे उसे, तो बेस्ट पॉसिबल डिसीजन और बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस लेकर आएंगे। ये ऐसी एक प्रोसेस है। इसके साथ दिक्कत यही इमोशनल वेलबींग के साथ कि ये सर्टेन नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता। आपकी सिचुएशन चेंज करेंगे, इस दुनिया में 99.99 नहीं कहिए 100% लोग भी हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं और बहुत अच्छे साइकोलॉजिस्ट भी हैं। वो भी अपने इमोशंस को इतना ज्यादा मैनेज नहीं कर सकते कि वो फिक्स रख सकते हैं कि आई विल बी लाइक दिस। मैं एक तरफ बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं होऊंगा और एक तरफ बहुत ज्यादा दुखी नहीं हो सकता। मतलब एक बैलेंस पोजीशन में उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। ठीक है, ये नहीं कहेंगे बहुत जोर से पत्थर मारेंगे पानी में, कहते हैं तो बहुत जोर से ऊपर आएगा पानी, ऐसा हो सकता है। लेकिन छोटा सा पत्थर मारेंगे, थोड़ी सी पानी तो आएगी। इसका मतलब है ये कि इमोशंस के साथ अनसर्टेनिटी भी जुड़ी होती है। सिचुएशन जो है अनसर्टेन होते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते आप हर चीज को। तो वो जो सिचुएशन जो अनसर्टेनिटी आती है, सर्टेन कुछ सिचुएशन ऐसे आते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आते हैं जिसके वजह से आपके इमोशंस जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपके लाइफ में जो चैलेंजेस होते हैं वो भी आपको डिस्टर्ब करते हैं। वो चैलेंज लेने की कैपेबिलिटी भी अपने आप में बढ़ानी पड़ती है। एक समय के बाद, एक फेज के बाद आप दूसरे फेज में जाते हैं। जैसे पहले 5 साल के रहते हैं, 7 साल के रहते हैं, 8 साल के रहते हैं, 12 और 15 टीनेज में जाते हैं, एडोलेसेंट एज में जाते हैं, 9th क्लास में जाते हैं, 10th क्लास में बोर्ड में आ जाते हैं। पहले से आपने किस तरह से तैयार किया है अपने आप को, मेंटली, फिजिकली, हेल्थ को, अपने आपके दोस्त जो है, सराउंडिंग पीयर ग्रुप वो किस तरह से है, ये सारे फैक्टर्स जो है आपके इमोशन को, आपकी भावनाओं को अफेक्ट करते हैं। इन सबको आपको बैलेंस में रख के आगे चलना पड़ता है। तब आप एग्जामिनेशन वाला जो आपका टाइम है, जो 1 महीना और 2 महीना पहले का टाइम है, वहां पे जब आप पहुंचते हैं तो वो पहले से जो आपने सिचुएशन तैयार किया है, अब किसी बच्चे को आदत पड़ गई है बहुत ज्यादा गैजेट के साथ रहने के लिए और वो ये सोचता है कि नहीं जब एग्जाम आएगा तो मैं इसे छोड़ दूंगा, अभी तो मैं देख लेता हूँ, उस टाइम में छोड़ दूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपकी
एक लेवल से हैबिट से ऊपर पहुंच गई है और हैबिट में काफी ज्यादा मतलब आ चुकी है, तो आपको उससे अलग करना बहुत मुश्किल है। जी अगर आपकी कोई फ्रेंड है या आपका कोई फ्रेंड है, उनके साथ इंटीमेसी आपके एग्जाम मार्च में, आई एम वेरी क्लियर स्टूडेंट्स, आप बड़े हो गए हैं हम्म, और उनके साथ अगर आप चैट करते हैं 1 आवर 1.5 आवर नाइट में, आप सोचते हैं कि 9 to 10:30 या 9 to 11 चैट कर लेंगे और मम्मा और पापा नहीं देख रही हैं, और कंटिन्यू आपकी हैबिट में वो पिछले 1 मंथ से आ रहा है और अभी आपके एग्जाम में सिर्फ 1 महीना बचा है जी और आप चाहते हैं कि आज ही अचानक से स्टॉप करना है, आप कर सकते हैं, बट ये डिफिकल्ट होती है। सो दैट्स व्हाई दो तरह से देखिए, आपके इमोशंस को कौन कौन चीजें अफेक्ट करती हैं वो आपको देखना है, उसे एक्सेप्ट करना है और अनसर्टेनिटी और जो चैलेंजेस आते हैं उसे भी हैंडल करना है और मैनेज करना है, तब आपकी इमोशनल वेलबींग काफी अच्छी होती है। इससे जुड़ी हुई और चीजें जो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जी ये भी आपको बताएंगे। अब हम एग्जामिनेशन की तरफ बढ़ते हैं जी कि समझते हैं कि हमारा एग्जामिनेशन से कैसे रिश्ता होता है। हम्म, आप बच्चों अंडरस्टैंड कीजिए, इस चीज को समझिए कि एग्जामिनेशन अगर हम बात करते हैं तो इसका रिश्ता ऐसा नहीं है कि मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ इसलिए आपके दिमाग में ये चीजें जबरदस्ती घुसने का प्रयास कर रहा हूँ, डालने का। इसे हम्म, लाइटली लीजिएगा और बहुत सिंपल वे में समझिएगा। सबसे पहले तो आपका एक कंटेंट है, एरिया ऑफ कवर है। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है कि मार्च का महीना आ गया, हम 10th क्लास में, हम 12th क्लास में हैं और उन्हें सिर्फ फोकस उनका सिर्फ फिजिक्स पे, साइंस वाले बुक पे रहता है जी बहुत जी ज्यादा, और जी बहुत ज्यादा साइंस की बुक पढ़ते हैं, उसके बारे में बहुत मास्टर रहते हैं, बहुत अच्छे रहते जी हैं। आप साइंटिस्ट हो सकते हैं बच्चे, लेकिन 10th क्लास में नहीं। हम्म, आपको एक लेवल 12th करके आपको बैचलर डिग्री में जाके और फिर आगे जब कोर्स करेंगे, एक्सपर्टाइज लेंगे तब होंगे। हम्म, आपको सिलेबस का हर हिस्सा, जैसे हिंदी में क्या है, सोशल साइंस में कितने चैप्टर हैं, उसके अंदर क्या-क्या कंटेंट है, मैथमेटिक्स में कितने चैप्टर हैं और कितने कंटेंट हैं, और इसके बाद फिर साइंस में कितने हैं। तो हर सब्जेक्ट में, फिजिकल एजुकेशन में कितना, इंफॉर्मेशन साइंस में जो भी आपका सब्जेक्ट है, हर चीज की बिल्कुल आपके इमेज में, जिसको दृष्टि पटल बोलते हैं आप, वहां पे रहनी चाहिए कि मेरे पास इतना सिलेबस है जिसका एग्जाम होने जा रहा है, ना कि किसी एक पेपर का एग्जाम हो रहा है और ये पहले से आपके पास प्रिपेयर। दूसरी, आपके पास वो ताकत भी होनी चाहिए कि आप एक सब्जेक्ट के जो अलग-अलग चैप्टर और उसके कंटेंट हैं, उसे पहचान सकें और रियलाइज कर सकें कि कौन सा मेरा चैप्टर और कंटेंट स्ट्रांग है, मेरे लिए मास्टरी है, जिसे मैं कर चुका हूँ। जी ठीक है? इसे थोड़ा साइड करें और कौन सी वैसी चीजें हैं जिसकी मास्टरी करनी अभी मुझे बाकी है बाकी है और वो इम्पोर्टेंट है और वो मैंने नहीं किए हैं। वजह कई हो सकती है, टीचर भी हो सकता है, आप तो हो ही सकते हैं। हम्म, तो इसकी रियलाइजेशन जो है वो आपके दृष्टि पटल पे बहुत जरूरी है, आपके इमेज में बहुत जरूरी है कि आप उसे समझें। ये काम मम्मा का नहीं है हम्म, और ये काम पापा तो ऐसे भी ठीक है, करते हैं और ये भी है, लेकिन ज्यादा मम्मा ही हेल्प करती हैं। जी मैं इसको भी बोल रहा हूँ, तो ये काम मम्मा पापा का नहीं है और टीचर का भी नहीं है पूरा। ये आप समझिए कि जी जब वो मम्मा लेके किताब बैठेगी और सिलेबस लेके बैठेगी, बताएगी, पढ़ाएगी, तब मैं जानूंगा, ऐसा ये बहुत गलत है, इथिकली भी गलत है और एज ए ह्यूमन बीइंग भी ये गलत है। इस चीज को आप समझिए, अभी जग जाइए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले तो आपको अवेयरनेस अबाउट सिलेबस, अवेयरनेस अबाउट कंटेंट होना चाहिए। हम्म, दूसरा जो है, सेकंड चीज आता है कि आप ये समझें कि जो क्वेश्चन का डायरेक्शन है, क्वेश्चन का एरिया है, वो फिक्स नहीं है। आप मॉडल पेपर हल करें, ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटी देखें, लेकिन उसमें फिक्स होके नहीं रह जाए। अगर आपके दोस्त ने या आपके किन्हीं टीचर ने ये डाला है कि ये 3 मॉडल पेपर डालो और ये तीन से ही आएगा, वो आपको 60% तक हेल्प कर सकता है, 70% तक हेल्प कर सकता है। अगर बियॉन्ड उसके जाना चाहते हैं और आपकी कैपेबिलिटी है, तो फिक्स नहीं रहे। एटलीस्ट आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अपने माइंड को ये रेडी करें कि दिस इज नॉट फिक्स एंड इसके अलावे भी आ सकता है, कुछ ऐसी चीजें आ सकती है जो वहां पे मुझे वो क्वेश्चन पहली बार मिला है। तो एग्जामिनेशन का मतलब ये भी होता है बच्चों कि उसका दायरा फिक्स नहीं है, कुछ नई चीजें भी आ सकती है। मैंने कहा ना, अनसर्टेनिटी की बात की, तो उस अनसर्टेनिटी, वो अनसर्टेनिटी ही जुड़ी होती है एग्जामिनेशन से, वो आपको अंडरस्टैंड करना है, वो समझना है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, डिस्ट्रैक्शन जुड़ा रहता है। हम्म, अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं कई चीजों से, अगर आपने उसकी स्टिमुलाई कट नहीं की है,
तो आपको डिस्टरबेंस होगा, आपके एग्जामिनेशन को जो मार्क्स है, यहीं से समझ लीजिए कि मार्क्स कार्ड रखा हुआ है, मैं जैसे डायरी यहाँ रखा हुआ अपने पास, और अगर मार्क्स कार्ड इस पे आएगा तो आप समझ लीजिए कि ये मार्क्स कार्ड रखा हुआ है जो अफेक्ट होगा। अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं डिजिटल डिवाइस से, पीयर ग्रुप से आप डिस्टर्ब होते हैं, किसी और चीज से डिस्टर्ब होते हैं, घर के फैमिली मेंबर्स अगर कुछ टीवी देख रहे हैं कंटिन्यूअस, आप भी साथ में देखते हैं बहुत ज्यादा, तो ये आपके मार्क्स कार्ड जो है ये 90 से नीचे 85 आ रहा है, फिर 85 से 80 आ रहा है, फिर 78 हो रहा है, फिर 60 पे आ रहा है, मतलब नीचे गिरा रहे हैं आप उसको, लोअर साइड में लेकर आ रहे हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों। तो आपके डिस्ट्रैक्शन एग्जाम के टाइम में कम होने चाहिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अगली जो चीज है ये आप समझिए कि आपकी मेमोरी, अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो आपकी मेमोरी में बातें एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, वो ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए आपके मेमोरी पे रखना है मैक्सिमम चीजों को, ये आप समझिए। और खास करके कुछ सब्जेक्ट जो मैथ्स और साइंस के होते हैं, जिन्हें डिफिकल्टी होती है, उसको बहुत सारे बच्चे जो है रूम में भी अपने डिस्प्ले करके रखते हैं। तो मेमोरी से भी जुड़ा हुआ है आपका एग्जामिनेशन, तो उसे भी चिंता रखना इस वक्त जरूरी है। और दो चीजें जो जरूरी है, आपका एक हेल्थ और दूसरा मेंटल हेल्थ, ये भी बहुत जरूरी है। तो आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ दोनों ही साउंड रहना चाहिए, दोनों ही परफेक्ट रहना चाहिए, और इसे कंटिन्यू बनाए रखना। अगर अभी ठंड का दिन खत्म हो रहा है और मैं कहूँ कि नहीं फ्रिज से आइसक्रीम निकालो और 2-3 मैं खा लेता हूँ, कोई बात नहीं है, और तो आपने खा लिया, और अगर आपकी तबीयत खराब होगी किसी तरह से, आप कहीं पार्टी में गए और आपने खा लिया, पापा के लिए, मम्मा के लिए, भैया के लिए, दीदी के लिए, और कोई ऐसा दोस्त हो जो 10th क्लास में नहीं हो, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत खराब हुई, ऐसे समय में जब आपका एग्जामिनेशन अभी है, तो आपका एग्जामिनेशन अफेक्ट होगा, और ये बहुत बड़ा लॉस है। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, तो आप दोनों को देखिए कि आपका फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ दोनों एक पैरेलल स्टेज में चलता रहे। इसमें उतार चढ़ाव, थोड़ा चढ़ाव हो तो ठीक हो, उतार नहीं हो, इस चीज को आप मेंटेन करेंगे, लिमिटेशंस में कई चीजों को रखेंगे तो ये पॉसिबल है। इसके साथ साथ आपको, जैसा मैंने कहा, मेंटल रेडनेस वो आपको रखना पड़ेगा हर वक्त के लिए। सिर्फ एग्जाम में बैठ के मेंटल रेडनेस वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक मेंटल रेडनेस होता है जो सेल्फ स्टडी के लिए जरूरी होता है। आपके दिमाग की, माइंड की क्षमता, आपकी शारीरिक और मानसिक जो ताकत है, उसकी एक क्षमता सेल्फ स्टडी के लिए रेडी रखना उसको। हर हर सिचुएशन में आप अपने आप को कई तरीके से डिस्टर्ब करके सेल्फ स्टडी कर तो सकते हैं, लेकिन ग्रास्प नहीं कर सकते। आप जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उससे कितना 80% या 90% कितना ग्रास्प कर रहे हैं, और बाद में उसे कितना सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। तो एक मेंटल रेडनेस आपके तरफ से बहुत जरूरी है, ताकि आप सेल्फ स्टडी के लिए जा सकें, और उसके लिए आप तैयार रहें, मैक्सिमम कैपेबिलिटी दें, ताकि आपका ग्रास्पिंग पावर बिल्कुल हाई पोटेंशियल पे रहे। तो उसे बना के रखना आपको बहुत जरूरी है एग्जामिनेशन के लिए। एग्जामिनेशन इज, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत कोई बड़ी चीज है, लेकिन आपसे कुछ चीजें डिमांड करता है, उसे आपको रखना है। जैसे कुछ बच्चों को ऐसा होता है कि कैसे जाके स्ट्रेस बनता है, इमोशनल वेलबींग कैसे डिस्टर्ब होते हैं। जैसे मैं क्लासरूम में हूँ, मैं 10th क्लास का बच्चा हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि जहां मुझे कंफ्यूजन होता है, अब वहां पे मैं पूछता नहीं हूँ जाकर, बहुत ज्यादा वो काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, या उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, मैं वहां पे पूछता नहीं हूँ, सवाल नहीं पूछता हूँ। जब टीचर्स कंफ्यूजन होता है, एक क्लास में मैं नहीं पूछ पाया और दूसरे क्लास में मैं नहीं पूछ पाया, तो इस तरह से कई चीजें जो है एड ऑन होती जाती है, ठीक है। तो कंफ्यूजन एड ऑन हो जाते हैं और क्लैरिफिकेशन नहीं होता, तो हमारे पास प्रॉब्लम्स ज्यादा होते हैं। इस तरह से एक्युमुलेट होके आप एक चीज याद रखिए, कंटेंट प्लस प्रिपेयर्डनेस, एक कंटेंट हो गया, उसका प्रिपेयर्डनेस हो गया, और तीसरा कॉन्फिडेंस, तीनों को ऐड कीजिए। एक आपका कंटेंट सब्जेक्ट का, दूसरा प्रिपेयर्डनेस जो आपने तैयारी की है, और तीसरा आपका कॉन्फिडेंस उस सब्जेक्ट में। एक पर्सनल कॉन्फिडेंस भी जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। ये तीनों मिला के आपके स्ट्रेस को लीड करता है। अगर आपके पास प्रिपेयर्डनेस नहीं है, आपने तैयारी नहीं की और आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो नेचुरली आपका स्ट्रेस हाई रहेगा, आपका इमोशनल वेलबींग डिस्टर्ब होगा। लेकिन कंटेंट के बारे में नॉलेज है आपको, आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर किया है, और तीसरा आप कॉन्फिडेंट भी हैं, तीनों चीजें अगर हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल लो रहेगा।
आपका इमोशनल वेलबींग बैलेंस रहेगा, इसमें डिस्टरबेंसेस नहीं होंगे। तो इस चीज याद करें, समझें, ये आपका इंटरनल चीज हो गया, आपका मेंटल हेल्थ और फिजिकल ये सारा चीज इंटरनल हो गया, ठीक है। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ होते हैं, उसको हम समझे। एक्सटर्नल फैक्टर्स में आपके पेरेंट्स भी आते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, पीयर ग्रुप भी आते हैं। कई बार ऐसा होता है, आई एम सॉरी टू सी, मैं नेशनल टेलीविजन पे बैठा हुआ हूँ, बट मुझे कहना पड़ेगा, ठीक है, ऐसी बातें, कुछ बातें बोलने की मुझे रिस्क लेनी पड़ रही है। बहुत सारे पेरेंट्स घर में ऐसा होता है कि बच्चों को एग्जाम में 1 महीने 2 महीने या 10th क्लास में है, बट अवेयरनेस नहीं होता कि बच्चा 10th क्लास में आ गया है, अब इसे किस तरह का माहौल चाहिए घर में, पीसफुल माहौल चाहिए, एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम की तरफ जा रहा है। तो ये माहौल जरूरी है, मतलब वो सीरियसनेस नहीं आती बच्चों के लिए। अब कई बच्चों के साथ ऐसा होता है, आप देखेंगे, इन्वायरमेंट इन द हाउस, one 10th class child, environment in the house, other 10th class child, अगर इस पे एक सर्वे कर ले, रिसर्च कर ले, आई थिंक वेरी बिग डिफरेंस विल बी देयर। अगर आप सिग्निफिकेंट डिफरेंस अगर आएगा इस पे रिसर्च करें तो ये जरूरी है। पेरेंट्स को ये समझना जरूरी है कि जब एक बच्चा कोई 10th क्लास में है तो घर का माहौल चेंज करता है। अब जो सारी सोच है घर की, वो उस बच्चे के लिए जाना बहुत जरूरी है। उसके 10th क्लास का उस बोर्ड का जो मार्क्स कार्ड जो आ रहा है, या बच्चा जहां पे मार्क्स कार्ड से मतलब सक्सेस से है, खुशी से है, वो सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, वो पेरेंट्स के लिए है, वो सबकी मेहनत जरूरी है उसमें। तो हर दिन जो निकलना चाहिए वो उनके उस पर्टिकुलर डे के लिए, जो सक्सेस डे है, उसके लिए आप अपने घर को रिस्ट्रक्चर करें, रिफ्रेम करें, तैयार करें, एक फील बनाए जिससे बच्चा मैक्सिमम सपोर्ट बने। अब कोई बच्चा एक 10th क्लास का एग्जामिनेशन है, वो पढ़ना चाह रहा है या बैठा आधे घंटे की पढ़ाई कर रहा है एक पर्टिकुलर रूम में, और बाहर हॉल में या दूसरे रूम में टेलीविजन का साउंड जो है वो तेज है। अगर आप कोई शो देख रहे हैं और आपके लिए बहुत जरूरी शो है पेरेंट्स के लिए, और आप चाहते हैं उसे नहीं छोड़ना, एक सीरियल देखा, आपने दूसरा सीरियल देखा, और करीब 45 मिनट, मतलब 1 आवर हुआ, 30 मिनट का, फिर तीसरा कोई देखा ऐसा शो आया और कंटिन्यू चल रहा है, बच्चे के मन में वो साउंड जा रही है, पढ़ाई, आपको लगता है, यू अंडरस्टैंड दैट ही विल बी स्टडीइंग, माय चाइल्ड विल बी स्टडीइंग। हम हमारे टीवी देखने से या हमारे इससे, इस साउंड से उसको क्या डिस्टर्बेंस होगी, वो तो अपना पढ़ रहा है, बट देयर इज डिस्टर्बेंस। तो आप अपना वॉल्यूम या तो बहुत कम रखें और या तो उसे अवॉइड करें कुछ समय के लिए। एक एग्जांपल मैंने दिया, इसी तरह के कई एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ और भी चीजें जो अफेक्ट करती हैं आपके, जैसे टीचर्स हो गए, स्टाफ्स हो गए, सभी स्कूल में आपके पीयर ग्रुप हो गए। अगर आपको इससे डिस्टर्बेंस होता है, हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे दोस्त का तो वो पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रही हूँ, उसका अच्छा है पढ़ाई में, तो उसके अच्छे मार्क्स आएंगे, यही चीज आपको डिस्टर्ब कर रही है कंटिन्यू, तब भी आपको इमोशनल वेलबींग आपकी अफेक्ट होगी। तो ये बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई चीजें जिसके सिर्फ मैं नाम ले रहा हूँ, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन द स्कूल, maintenance drinking water facilities, behavior of a particular teacher or staff, ये भी बहुत जरूरी है कुछ बच्चों के लिए, because I am from the special education area। कुछ बच्चों के लिए ऐसा भी होता है कि एक टीचर का बिहेवियर अच्छा नहीं होता, एक किसी का फैमिली मेंबर में बिहेवियर अच्छा नहीं होता, वो बच्चे कंटिन्यूअस 1 साल से डिस्टर्ब रहते हैं, सिर्फ उसी चीज से लेके उनके दिमाग से वो बात जाती नहीं है, और वो बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। ये कुछ हिडन प्रॉब्लम है, जो हिडन डिस्टर्बेंस है सोसाइटी में, जो दिखती नहीं, बट किसी बच्चे को बहुत ज्यादा पेन देती है, और मार्क्स कार्ड तो सोचिए, उसके लिए बहुत हार्मफुल होती है, फिजिकली और मेंटली भी। वो कितना भी ताकत लगा ले, बट उसके लिए डिस्टर्बेंस, एक कंटिन्यूअस डिस्टर्बेंस बना रहता है। यू कैन नॉट रियलाइज दिस। ये एक ऐसा छुपा हुआ प्रॉब्लम है किसी बच्चे के लिए कि वो एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता और उसे अंदर रखने में सक्षम भी नहीं होता। तो इसीलिए मैंने बात की कि बिहेवियर ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर स्टाफ या पर्टिकुलर एनीबॉडी इन द सोसाइटी, स्कूल में, फैमिली मेंबर में, इसको भी वाच करना बहुत जरूरी है। और इस चीज के साथ एग्जामिनेशन के लिए नहीं जाना या देखना है, अगर ऐसी चीजें डिस्टर्ब कर रही है तो आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक है, इसे सॉल्व करना है अगर इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। इसके बाद एश्योरेंस फ्रॉम पीयर ग्रुप अबाउट सपोर्टिव विज। अच्छा ठीक है, आपके जो पीयर ग्रुप हैं, मैंने जैसे कहा पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, ये आपके सपोर्ट सिस्टम जो है सबके तरफ से, वो बिल्कुल फ्रेम में आ रहा है कि नहीं, ये भी चीजें अफेक्ट करती है इमोशनल वेलबींग को ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। पीयर प्रेशर हो गया, ये भी
काफी अफेक्ट करता है, जैसा कि मैंने बताया। और भी कई चीजें हैं जो एक्सपर्ट हमारे बताएंगे। कुछ छोटी चीज बताऊंगा, एक और चीज ऐड करूंगा, बिकॉज ऑफ आई बिलोंग टू स्पेशल एजुकेशन एरिया। स्पेशल बच्चों के लिए बच्चे का इमोशनल वेलबींग पेरेंट्स के इमोशनल वेलबींग से बहुत ज्यादा एसोसिएटेड होता है। मैं जानता हूं कि ये बहुत ज्यादा इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू मैनेज इमोशंस, ये समझना कि एग्जाम के टाइम में, बट एनीबडी who is a child with visual impairment and who is a child with hearing impairment or child with learning disability, anybody is there, और ऐसे टाइम में जो नेबर्स हैं, जो टीचर्स हैं, रेगुलर स्कूल में हैं या स्पेशल स्कूल में हैं, कहीं भी हैं, you need to support them highly. Either it is financially, either it is emotionally. अगर किसी का बच्चा, any special child is there, अगर उनके पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर 10th क्लास के लिए या 12th क्लास के लिए ऐसे बोर्ड एग्जाम के लिए जा रहे हैं और अगर एक महीने के बाद है, तो आई थिंक एज ए टीचर, as a person in the society, as a staff member of the school or as a staff member of any institution, you have to support, और आप इसकी ब्लेसिंग्स लें। उनके लिए मैं बस यही कहूंगा, अगर ऐसे एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत ज्यादा है। हमारे लिए तो ये हो सकता है 10th क्लास पास करना हो, बट एक पेरेंट्स अगर किसी स्पेशल बच्चे के साथ अगर अपने बच्चे को 10th क्लास तक पहुंचा रही है और 12th क्लास तक पढ़ाकर पहुंचा रही है, तो समझ लिए उनके लिए ये लाइफ की विन है। उनके लिए उनका बेटा और उनकी बेटी जैसे पायलट बनने जा रही है और साइंटिस्ट बनने जा रही है, उनके लिए इतना मैटर करता है ये 10th क्लास और 12th क्लास। सो आई जस्ट प्रे दैट you have to or we have to support them, right. And other things will be discussed by other expert. Thank you Rahul ji. थैंक यू वेरी मच सर। और बिल्कुल आपने जो कहा कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है, वो सबकी जिम्मेदारी होती है, केवल बच्चों का ही एग्जाम नहीं होता है, पूरे परिवार का होता है। लेट्स मूव अहेड एंड जैसे आपने बात की एग्जामिनेशन की और एग्जामिनेशन का समय भी है, तो वी वुड लाइक टू नो द कॉमन कंसर्न एरियाज ऑफ एग्जामिनेशन। तो डॉक्टर जफर अहमद को मैं यहाँ पर आमंत्रित करूँगा कि आप बताएं कि क्या ऐसे कॉमन कंसर्न एरियाज हो सकते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड। थैंक यू सर, और मैं राजू रंजन जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इस टॉपिक को बेहतरीन अंदाज में निखारा और सही तरह से इस टॉपिक को एक तो रिलेट किया और उसके साथ साथ इंट्रोड्यूस भी किया। तो एग्जामिनेशन जो है बच्चों, यहाँ पे जहाँ जिस चीज का पहले शिकार हो जाते हैं, तो आप बच्चे जो हैं वो इसमें जो प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है या क्लियर स्टडी प्लान के बगैर ही बच्चे जो है वो एग्जामिनेशन में के लिए प्रिपेयर करते हैं, और विद द रिजल्ट वो फिर इस चीज का शिकार हो जाते हैं कि हमें आखिर करना क्या है, किस तरीके से हमें एग्जाम को अप्रोच करना है, और वो डायरेक्शन लेस होते हैं, एमलेसनेस उनमें पाई जाती है। तो ये डायरेक्शन लेस और एमलेसनेस बच्चों में असल में ये प्रोकास्टिनेशन का बच्चे जो इस मौके पे प्रोकास्टिनेशन का शिकार हो जाते हैं, और ये जो प्रोकास्टिनेशन है इनमें ये फीलिंग ऑफ एंग्शियसनेस डेवलप करती है, क्योंकि ये जो फीलिंग ऑफ एंग्शियसनेस है ये बच्चों को ये इसलिए डेवलप होती है क्योंकि वो सही समय पे अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, और विद द रिजल्ट जिस दिन उन्हें डिलीवर करना होता है, परफॉर्म करना होता है, उस दिन पे वो अंडर परफॉर्म कर जाते हैं। तो और इसके अलावा एक और चीज जो है वो इस लैक ऑफ स्टडी प्लान और स्ट्रेटजी में है, बच्चे जो है वो एक्टिवली एंगेज नहीं होते हैं मटेरियल से, हालांकि उन्होंने रीडिंग भी की होती है, रीडिंग भी की होती है, ठीक है, बट ये जो रीडिंग और रीडिंग है या वो क्लासेस में रीडिंग करते हैं, ये क्वालिफाई नहीं करता है स्टडी प्लान और स्ट्रेटजी का। तो मेरे बाकी जो पैनलिस्ट हैं वो इस बारे में रोशनी डालेंगे। तो दूसरी जो चीज है बच्चों में एग्जामिनेशन में, वो जो एक और एरिया है वो है लर्निंग गैप्स का। बच्चे यूजुअली हर कोई जो है सोसाइटी में इल भी हो जाता है, बीमार भी पड़ जाता है, या इसके साथ साथ बच्चे जो है वो कभी सपोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं या को करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, और विद द रिजल्ट टीचर ने जो एक पर्टिकुलर टॉपिक डिलीवर किया होता है वो उस कंटेंट को मिस कर जाते हैं, और बच्चे जो हैं हालांकि वो उसी मतलब उन्हीं चीजों में महव रहते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज में, तो विद द रिजल्ट उन्हें मतलब साल के साल उस चीज को पे ध्यान ही नहीं रहता है कि ये जो एक टॉपिक है टीचर से जो उन्होंने मिस किया है, इस कंटेंट जो उन्होंने मिस किया है, मिस्ड कंटेंट जो है वो उसकी डेवलप बच्चों में लर्निंग गैप्स आ जाती है, और ये जो लर्निंग गैप्स आ जाते हैं बच्चे जो है
उनमें कंप्रहेंशन लेवल जो है उस टॉपिक के रिलेटेड उतनी नहीं रहती है। और विद द रिजल्ट जब एग्जामिनेशन का टाइम होता है तो बच्चे जो हैं वो मेरिट और एक्सीलेंस या हायर ग्रेड्स अचीव करने में पीछे रह जाते हैं। तो तीसरा कॉज ऑफ कंसर्न जो है वो है कि हम कैसे अप्रोच करें क्वेश्चंस को। ठीक, तो बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि हालांकि उनके पास इंफॉर्मेशन रहती है बट वो इस इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट नहीं कर पाते हैं, वो उस क्वेश्चन पे उस तरीके से रोशनी नहीं डाल पाते हैं जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया होता है। और विद द रिजल्ट वो एक सही लैंग्वेज का यूज नहीं करते हैं ताकि वो अपने आंसर्स मार्क कर पाए। और ये प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि कभी कभार क्वेश्चन जो है वो टेढ़े अंदाज में आ जाता है। इसके लिए नेशनल काउंसिल ऑफ एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट ने स्ट्रिक्टली ये जो है इवेलुएटर्स हैं या पेपर सेटर्स हैं उनको कहा है कि एज पर द ग्रेडिंग जो है उन्हीं वर्ड्स का इस्तेमाल करें। तो एक और जो है कॉज ऑफ कंसर्न वो है एग्जामिनेशन एंजाइटी। बच्चे जो हैं जब एग्जामिनेशन आ जाते हैं तो जब एग्जामिनेशन नजदीक होता है तो वो नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं टेस्ट से पहले, क्योंकि उनमें ये जो आजकल के दौर में जो है कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्जामिनेशंस है, कॉम्पिटिटिव नेचर ऑफ एग्जामिनेशंस का है, तो ये कट थ्रोट कंपटीशन की वजह से वो एंग्शियस हो जाते हैं एग्जाम्स के लिए और विद द रिजल्ट वो अंडर परफॉर्म करते हैं। ये अंडर परफॉर्म उन्हें एंग्जाइटी कराती है, जो उससे जो ये नर्वसनेस फील करते हैं एग्जामिनेशन से पहले, वही कॉज बनती है उनकी अंडर परफॉर्मेंस का। तो इसके बाद एक और कॉज ऑफ कंसर्न जो है वो है कि बच्चों के पास जो एग्जामिनेशन के स्किल्स होने चाहिए वो लैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चे जो हैं वो एक ही सब्जेक्ट पे ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते हैं, वो सब्जेक्ट को एवरी हाफ एन आवर या एवरी आवर चेंज करते रहते हैं। इसके अलावा वो रेगुलर ब्रेक्स लेते रहते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। हालांकि ब्रेक लेना सही है बट यूजुअली वो जो ब्रेक है अगर उन्होंने 1 घंटे के लिए पढ़ा तो उसके लिए जो है 5 मिनट का वो ब्रेक ले सकते हैं, बट यूजुअली क्या करते हैं 5 मिनट का ब्रेक वो एक्सटेंड कर लेते हैं 20 मिनट्स में, क्योंकि डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस है वो मैं बाद में मतलब आगे वाले टॉपिक में बताऊंगा कि किस तरीके से वो 5 मिनट कैसे 20 मिनट में चले गए, उन्हें उस बात का अंदाजा ही नहीं लगता है। तो उसके बाद एक और चीज है कि वो प्लेंटी ऑफ एक्टिविटीज जो है उनमें इन्वॉल्व करते रहते हैं। ठीक, अभी मतलब अभी यहाँ से नोट्स प्रिपेयर किए, मतलब जब यहाँ से नोट्स प्रिपेयर किए, यहाँ से टॉपिक को जो है वो लर्न करना है, उसके बाद उसका रिवीजन करना है, तो विद द रिजल्ट 2-3 चीजें जब हाथों में रहती है और ये जो है ये भी एक एग्जामिनेशन स्किल जो है वो ये लैक कर पाते हैं। और एक और चीज जो है वो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। क्योंकि जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो इन्फ्लुएंस हुई है डिजिटल टेक्नोलॉजी से, डिस्ट्रैक्शन आई है इस टेक्नोलॉजी की बदौलत। स्मार्टफोन्स आए हुए हैं, लैपटॉप्स आए हुए हैं, टैबलेट्स आए हैं, इनफैक्ट अब तो स्मार्ट वॉच भी आई हुई है। विद द रिजल्ट बच्चे जो हैं वो कभी कभार वो जो मैंने कहा कि 5 मिनट का ब्रेक है, स्मार्टफोन हाथ में लिया, 5 मिनट के बाद वो 20 भी चला जाता है और ये जो है 25 मिनट भी चला जाता है। विद द रिजल्ट ये डिस्ट्रैक्शंस लगी रहती है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मिसयूज करते हैं इस मोबाइल टेक्नोलॉजी का। हालांकि ये अगर इसको लेजर पर्पस के लिए भी यूज किया जाए तो 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट के लिए ठीक है, बट ये 4 मिनट 40 मिनट में कब तब्दील हो जाए इसका ना उन्हें ही पता चलता है और ना ही जो उनके पेरेंट्स हैं उनको पता चलता है। तो और इसके साथ साथ बच्चे जो हैं ये जो डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस है, ये मोबाइल टेक्नोलॉजी है जो ये लेजर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ये इसको अब इन्होंने क्लासरूम के इनसाइड भी लेना शुरू किया है और आउटसाइड द क्लासरूम। मींस क्लासरूम में भी बच्चे जो हैं वो फोन का यूज करते हैं और जब वो उनका लेजर टाइम होता है जो को करिकुलर एक्टिविटीज के लिए स्कूल मैनेजमेंट ने टाइम रखा होता है, उस टाइम पे भी वो इसी डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस का शिकार होते हैं। तो ये कुछ डिजिटल ये एरियाज ऑफ कंसर्न थे एग्जामिनेशन के। बाकी जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। और डिजिटली तो मैं कहूँगा कि वाकई में गैजेट्स चारों तरफ हैं और एक घर में एक से ज़्यादा डिवाइस एक व्यक्ति के पास है, तो जाहिर सी बात है वो एक कॉमन कंसर्न है ऐसे समय में। लेकिन फिर भी स्ट्रेस कहीं ना कहीं किसी और भी तरीके से तो रहता ही है। सो लेट्स मूव अहेड इन दिस सेशन एंड वी हैव चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट विद अस इन टुडेज पैनल।
Vandana ji, a very pertinent question for you. Would you please suggest some ways for the students so that they can manage stress? Vandana ji, can you hear me? Yes, I'm sorry, it was just muted. No problem, please. See, एग्जाम स्ट्रेस या नॉर्मल लाइफ का स्ट्रेस हम लोग डेली सुनते रहते हैं, बच्चे भी सुनते रहते हैं, इवन पेरेंट्स भी बताते रहते हैं कि आपको स्ट्रेस है या फील करते रहते हैं स्ट्रेस है। तो अब हम जहां भी इमोशंस के बारे में समझ रहे थे, राजीव सर ने बताया कि इमोशनल वेलबींग कितना इंपॉर्टेंट है। तो इमोशनल वेलबींग एक एग्जाम स्ट्रेस का ही एक पार्ट है। एग्जाम स्ट्रेस का रीजन क्या हो सकता है, कहाँ से आता है, और स्ट्रेस एक तरह का इमोशन ही है। जो इमोशन कहाँ से अराइज होता है, देर आर फ्यू वर्ड्स, फ्यू नेगेटिव थॉट्स या फ्यू थॉट्स हम जो इन्हें कह सकते हैं कि स्ट्रेस जो हमें एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन के लिए लीड करता है। और वो स्ट्रेस पॉजिटिव मैनर में भी हो सकता है, तो नेगेटिव मैनर में भी हो सकता है। तो स्ट्रेस जो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से लीड करता है, उससे कुछ थॉट्स ऐसे हो सकते हैं जो बच्चों में नॉर्मली आते हैं कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, मैं इतनी पढ़ाई तो कर रही हूँ या पढ़ तो रहा हूँ, मुझे एग्जाम में याद रहेगा या नहीं रहेगा। एंड कई बार मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन फिर भी पेरेंट्स को लगता है कि पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस इतनी होती है कि 90% आने के बाद भी अरे नहीं तुम तो 98% ला सकते थे। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होती है, ये एक तरह से कई बार नेगेटिव कॉम्पिटिटिवनेस की तरफ भी लेके जाती है। तो वो भी एक स्ट्रेस का रीजन बन जाता है, जिसमें बच्चे अपने आप को औरों से कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो कंपैरिजन बच्चे खुद ही नहीं करते, पेरेंट्स भी कंपैरिजन करते हैं उनका दूसरों से। सो ये एक स्ट्रेस का भी रीजन हो जाता है, जो कि ट्रिगर करता है कहीं जाकर कि बच्चों को अपने आप में खुद को वो एकदम लेफ्ट आउट कर लेते हैं, अकेला फील करना स्टार्ट कर देते हैं, या उनमें ये फीलिंग डेवलप हो जाती है कि मेरे अगर मार्क्स अच्छे नहीं आए, एग्जाम में मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, तो हो सकता है मेरे दोस्त मुझे अलग कर दे, या मेरे पेरेंट्स मेरे को कहीं लेकर नहीं जाए, अरे मार्क्स कम आए हैं, तू तो घर पे बैठ के ही पढ़ाई कर, अब अगली बार अच्छा करना। तो ये फियर ऑफ रिजेक्शन या फियर ऑफ लेफ्ट आउट अलोन, ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है जो बच्चे इमोशनली फील करते हैं। सो ये जो बहुत सॉफ्ट पॉइंट, सॉफ्ट इमोशंस होते हैं जो एग्जाम स्ट्रेस को ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा कई बार टीचर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, इवन नेबर्स, ये भी बहुत फेयर ऑफ बीइंग रिडिक्यूल्ड देते हैं कि नहीं यार तुम तो किसी काम के नहीं हो, देखो तुमने हाफ ईयरली में ऐसे परफॉर्म किया था तो फाइनल में क्या करोगे। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो बच्चों के एग्जाम से का नाम सुनते ही उनमें स्ट्रेसफुल सिचुएशंस क्रिएट करना स्टार्ट कर देती है। और वो स्ट्रेस वो पूरा लंबा 1-2 महीने तक लेते हैं, साथ ही में उस स्ट्रेस को वो एग्जाम हॉल तक ले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं एक अपने आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरे स्ट्रेस का रीजन क्या हो रहा है। अगर मेरा स्ट्रेस नेगेटिव है तो वो थॉट से आ रहा है, और मुझे उसको कैसे चेंज करना है, राइट। तो उसके हम अब वेज डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक स्ट्रेस को एज अ चैलेंज लेके हम उसको पॉजिटिवली भी कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि स्ट्रेस हमेशा आपको नेगेटिव ही रोल प्ले करे। stress really exam has stress has actually to do more with the attitude one carries toward it, so it is subjective in nature। आपका क्या एटीट्यूड है स्ट्रेस एग्जाम को लेकर, सिर्फ ये वही है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। सो स्ट्रेस इज नॉट ऑल बैड एज वी कंसिडर इट, it has an optimum level of motivator also। अगर ऑप्टिमम लेवल की आपको स्ट्रेस होता है तो वो एक आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट मोटिवेशन का काम भी कर सकता है। आप एग्जाम को ऐसे चैलेंज लेकर उस पर बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, जब तक चैलेंज नहीं हम किसी चीज को लेते तो हम उस पर काम करना भी नहीं स्टार्ट करते, कंफर्ट जोन में रहते हैं। हाँ ठीक है ठीक है, दैट इज वाई एग्जाम का इंपॉर्टेंस है। तो अगर हम एग्जाम की इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि ये लाइफ के लिए कितना जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए कितना जरूरी है, या चीजों को आप इवैल्यूएट करने के लिए जरूरी है, तो आप एग्जाम स्ट्रेस को पॉजिटिवली मूव कर पाएंगे, राइट। सो ये तो कुछ ट्रिगर पॉइंट्स थे जो हमें एग्जाम स्ट्रेस क्यों होता है, किन चीजों से हो सकता है, वो समझने के लिए। अब ठीक है, कई बार आपको स्ट्रेस हो भी जाता है, और अब हम ये देखेंगे कि हम उनको मैनेज कैसे करें।
क्योंकि एग्जाम स्ट्रेस इट्स एन इमोशन, कभी भी सडनली पॉजिटिव वे में भी जा सकता है तो हमें नेगेटिव वे में भी लेकर जा सकता है। एक अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसने बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है उसको भी स्ट्रेस नेगेटिव रूप में लेकर जा सकता है। तो देयर आर सर्टेन वेज जो सब लोग कहते हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ चीजें ही भी इम्प्लीमेंट करें तो बिलीव मी स्ट्रेस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आप जितना करें, जितना चाहेंगे उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे ड्यू टू दैट स्ट्रेस। ठीक है, सो इसके लिए आपको सबसे पहले अपना रूटीन जो है वो मैनेज करना चाहिए, और उसके अलावा रेगुलर ब्रेक्स के साथ स्टडी करनी चाहिए। और आपकी जो एक सब कहते हैं कि एग्जाम टाइम में सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, रिलैक्सेशन और एक्सरसाइज भी इम्पोर्टेंट है। आपको अपना, कई बार क्या होता है एग्जाम ड्यूरेशन में हम लोग ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान नहीं देते हैं। हम लोग कुछ भी खा रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, हमारा बॉडी क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है, और हमारा ईटिंग हैबिट्स की वजह से स्टमक अपसेट रहता है, और हम लोग नींद प्रॉपर नहीं लेते हैं, या नींद को भगाने के लिए कैफीन का इंटेक करना ज्यादा स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे ज्यादा कैफीन को लिमिट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैफीन और कुछ फूड्स भी आपके अंदर इंटरनल स्ट्रेस क्रिएट करते हैं जो हॉर्मोन्स के थ्रू डेवलप होते हैं। ठीक है, जैसे आपका कॉर्टिसोल एक हार्मोन होता है जो कि स्ट्रेस लेवल बढ़ाता है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। तो कैफीन, कुछ ऐसे फास्ट फूड आइटम्स वो आपको लिमिट में लेना चाहिए, या मैं तो कहूंगी कि एग्जाम ड्यूरेशन में उसको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप ही कर दें। ये मान के चलिए कि मेरा अभी फास्ट फूड से या कैफीन से फास्ट चल रहा है, तो इसके थ्रू आप इसको रिप्लेस आप कर सकते हैं नट्स से, फ्रूट से। उससे आपकी बॉडी भी लाइट रहेगी और एनर्जी भी प्रॉपर रहेगी, सो दैट यू कैन डील विथ एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। आपकी बॉडी फाइटिंग मोड पे रहेगी एकदम, कि आराम से हम उसको फाइट कर रहे हैं स्ट्रेस से, क्योंकि स्ट्रेस इज अ नेचुरल फिनोमिना होता है, एक्सेप्ट करते हैं हम उसको कि हाँ भाई एग्जाम है तो स्ट्रेस रहेगा ही रहेगा। लेकिन स्ट्रेस है तो एक वॉर की तरह, वॉर में जाना है तो उसके लिए हमको हथियार भी तो चाहिए। तो हथियार हमारे पास क्या होंगे? हमारा लाइट बॉडी, पीसफुल माइंड, और एक्सपेक्टेशंस हमारी अपने से मैनेज रहेगी। साथ में हमको अपने आप को लुक आफ्टर करना भी बहुत जरूरी है। तो इन कुछ चीजों के थ्रू हम लोग स्ट्रेस को भी मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा क्या होता है, कई बार जब हम अपने फ्यूचर ऑप्शंस को देखना स्टार्ट करते हैं, कई बार जैसे एग्जाम टेंथ का आप एग्जाम दे रहे हैं या ट्वेल्थ का दे रहे हैं, तो स्ट्रेस कब आप में आना स्टार्ट हो जाता है कि इसके बाद मैं क्या करूंगा, या अगर मेरे मार्क्स कम आते हैं तो मुझे उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या स्कूल में एडमिशन मिलेगा, या ये सब्जेक्ट मुझे मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो अगर आप सिर्फ एक ही तरफ सोचें या प्लान ए ही रखेंगे तो डेफिनेटली आप स्ट्रेस के शिकार होंगे। सो आपको अपने साथ एग्जाम के टाइम पे स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए फ्यूचरिस्टिक ऑप्शंस रखने भी जरूरी है, कि इट्स ओके अगर मेरा प्लान ए काम नहीं कर रहा है तो आई कैन गो टूवर्ड प्लान बी ऑल्सो। तो ये भी आपका स्ट्रेस एग्जाम के लिए थोड़ा मैनेज करने में आपको बहुत हेल्प करता है। एंड एक चीज और, जैसे ही हम लोग एग्जाम हॉल में एंटर करते हैं, आपको अपना स्ट्रेस, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो एग्जाम हॉल के बाहर ही छोड़ना चाहिए। एग्जाम हॉल में फुल कॉन्फिडेंटली जाइए, चाहे आपकी प्रिपरेशन 100% है या नहीं है, 70% ही क्यों ना हो, क्योंकि 70% प्रिपरेशन भी है तो आप 70% कॉन्फिडेंट, आप 70% प्रिपरेशन के साथ भी आप 100% कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, तो वो जो 70% आपका आंसर है आप उसको 100% ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। अदरवाइज क्या होता है, 70% लिखा हुआ आप स्ट्रेस के साथ जाएंगे तो आप डेफिनेटली 30% ही अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, कि जितना मैंने याद किया है वो मैंने ही याद किया है, वो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है, तो डेफिनेटली जब मैं उसको रिकॉल करूंगा एक पीसफुल माइंड से और फोकस माइंड से, तो वो मुझे अपने आप बाहर निकल के आएगा ही आएगा। क्या होता है ना, जैसे हम लोग ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करते हैं तो वो चीजें हमें मिल ही जाती है जो हमें चाहिए होती है। इट्स लाइक एन अलमीरा में आपने क्लोथ्स को ऑर्गेनाइज्ड वे में रख रखा है, तो जब आपको फंक्शन में जाना है और आपको कोई आपकी फेवरेट ड्रेस चाहिए, तो आपके अगर क्लोथ्स ऑर्गेनाइज्ड मैनर में रखे हुए होंगे तो फटाफट आपको वो क्लोथ मिल जाएगा, है ना। तो इसी तरह से जब आप एग्जाम हॉल में भी जाते हैं और अपनी ऑर्गेनाइज स्टडी के साथ जाते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस के साथ जाइए कि मैंने जो याद किया है तो मुझे जरूर मिलेगा। So we can say that stress is not at all bad.
कभी भी होता है स्ट्रेस एग्जाम में या एग्जाम से पहले, या डर या फियर वाली सिचुएशन आपको आ जाती है, तो अपने आप से सिर्फ यही कहिए, गो अगेन, लेट्स डू वन मोर टाइम, गो अगेन, लेट्स डू वन मोर टाइम। तो इसी के साथ आई जस्ट मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पैनलिस्ट। आई होप इट विल हेल्प यू अ लॉट स्टूडेंट्स। 100%, थैंक यू वेरी मच। और मुझे भी आपकी बातें सुनकर ये लगा कि हाँ, कंसिस्टेंसी जो उसमें निकल कर आएगी वही मुझे लगता है सफलता की कुंजी बनेगी, एज वी ऑल नो दैट कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। लेट्स मूव अहेड। और एग्जामिनेशन की जैसे बात हो रही है, और मैं ये भी जानता हूँ कि कोई भी बच्चा हो, कोई भी स्टूडेंट हो, एग्जामिनेशन शुड बी अ फ्रूटफुल अफेयर फॉर एवरी स्टूडेंट, एज आई अंडरस्टैंड। सर, यहाँ पर मेरा कंसर्न ये है आपके सामने, नरेंद्र जी के लिए मेरा ये सवाल है, आप काउंसलर की भूमिका में भी हैं, कि डू यू हैव एनी इफेक्टिव एक्शन प्लान फॉर द स्टूडेंट्स फॉर द सेम? सर नमस्कार। और नमस्कार। जिस तरह से ये सीक्वेंस चल रहा है और एग्जामिनेशन की आज बात हो रही है, डॉक्टर राजीव सर ने 3 चीजों को बहुत इंपॉर्टेंटली फोकस किया, कंटेंट, आई थिंक देयर इज सम, इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, जी, लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। जी। सो जफर सर ने जिस तरह से हेल्थ, डिजिटल और इमोशनल वेलबींग के लिए बात किया है, डॉक्टर वंदना मैम ने जिस तरह से इमोशन रिलीज होने के लिए बात किया है, अगर हम इन चीजों को इकट्ठा लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक इफेक्टिव प्लान जो बच्चे, हम यहाँ पे बात, नरेंद्र जी, यस सर, नरेंद्र जी, आप ऐसा कीजिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी थोड़ी बैंडविड्थ का कुछ इशू आ रहा है, आप अपना वीडियो ऑफ करें वीडियो अपना। यस सर, यस, सो दैट वी मे, ओके, हाँ, प्लीज ट्राई टू स्पीक ऑन द टॉपिक। राइट सर, राइट, नाउ इज इट ओके? प्लीज गो अहेड। एक इफेक्टिव प्लान ऑफ एक्शन जो एग्जामिनेशन के लिए सर बच्चा तैयार करता है, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं। उसको सिलेबस को रिव्यू करना और एग्जामिनेशन फॉर्मेट को फॉलो करना। देखिए, बहुत स्पेसिफिक टाइम होता है बच्चे के पास, उसको एक शेड्यूल को क्रिएट करना, जो पर्टिकुलर स्टडी मटेरियल है उस पे उसको फोकस करना है, ना कि इधर उधर के डिस्ट्रैक्शंस पे। उसका एक स्टडी गाइड बनता है, बच्चा एक प्रॉपर एग्जामिनेशन से रिलेटेड, अगर उसका एग्जाम पर्टिकुलर डेट को है तो उसको पूरा रेडी रखना है कि हाउ आई हैव टू गो अहेड। और बहुत ही इंपॉर्टेंटली जो बात होती है सर, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। बच्चा जब प्रैक्टिस करता है और स्पेसिफिकली क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करेगा, अपने फुट नोट्स को प्रैक्टिस करेगा और उनको बहुत ही बढ़िया से ऑर्गेनाइज करेगा, एट दैट टाइम द परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन, और वो जो उसका इमोशनल डिस्टर्बेंस हो रहा था वो कहीं ना कहीं उसके एकेडमिक को बहुत अच्छा लेके जाएगा। थोड़ा ब्रेक भी लेना चाहिए उसको, इनफ स्लीप भी चाहिए, और अगर नहीं तो काउंसलर अब मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल में टीम सेटअप कर रहे हैं, हो चुके हैं, सो दे सीक ए हेल्प। अगर पेरेंट्स ऑलरेडी दे काउंसल देयर चिल्ड्रन, बट स्टिल इन द बोर्डिंग सेटअप, इन द अदर स्कूल्स, सीबीएसई, एनसीईआरटी, गवर्नमेंट के स्कूल, ऑल दे आर हैविंग ए प्रोफेशनल काउंसलर जो कहीं ना कहीं मेंटल वेलनेस के लिए बात करते हैं। और इन सब में भी इंपॉर्टेंट है सर कि अगर बच्चों के लिए यहाँ से मैसेज है कि उनको पॉजिटिव रहना है। देखिए, यहाँ पे इसके माध्यम से मैं आपको एक बच्चे का स्क्रीन पे अगर आप देख पा रहे हैं तो एक प्लान ऑफ एक्शन है एग्जामिनेशन के लिए बाय द स्टूडेंट, और इसमें बच्चे ने बहुत क्लियर दिया है आज 10 फरवरी से लेके किस तरह से ये बच्चा परफॉर्म करेगा अपनी कमिंग जो 21 से हो रहे हैं, ये लाइव जो करंट सेशन में जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, क्लास आउटगोइंग क्लास 12th के स्टूडेंट है, those who have implemented as per their requirement, उसको लगता है कि मेरा ये बहुत अच्छे से सक्सेस हो रहा है और मैं इसमें बहुत अच्छे से परफॉर्म करूं। तो ये रियल एग्जांपल है सभी बच्चों के लिए। दे कैन आल्सो प्रिपेयर देयर ओन शेड्यूल एज पर द डिफिकल्टी लेवल, एज पर द नीड, एज एंड व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। क्योंकि एक प्लान ऑफ एक्शन जब बच्चा बनाता है, जब उसको वो इंप्लीमेंट करता है, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे कि इस बच्चे ने किस तरह से अपने एक प्लान ऑफ एक्शन को बनाया है एंड हाउ इट हेल्प फॉर द अदर स्टूडेंट्स आल्सो। उसका मॉर्निंग का वेकअप कॉल कितना है, उसका परफॉर्मेंस टाइम कितना है, सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है,
उसको टाइम स्लॉट्स कब लेना है, और इन सब में जो इम्पोर्टेंट एरिया निकल के आता है ऑफ एग्जामिनेशन, जब उसको पता है कि दिस इज द परफॉर्मेंस लेवल, 10:30 से अगर एग्जाम चलता है, सो ही और शी हैज टू डिजाइन द टाइम टेबल अकॉर्डिंगली। और दूसरी मैं बात करूंगा, नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे एक शेड्यूल की बात की गई है, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। चलिए मैं एक एक चीजों को थोड़ा सा क्विकली जरा शेयर करता हूँ। अर्जेंट, देखिए आजकल बच्चों को जो प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करना है डेफिनेटली अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट है, तो उसको प्रायोरिटी देना है। मेरा इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट सबमिट होना है, मेरे जो प्रोजेक्ट फाइल सबमिट होना है, अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। जैसे फैमिली के फंक्शंस हैं, बर्थडे है, वहां पे दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना है, पार्टीज हैं, जरूरी है बट इम्पोर्टेंट नहीं है। सो प्रायोरिटी उसको डिसाइड करना है, एक प्रायोरिटी टेबल बनना चाहिए। नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, अभी जरूरी नहीं है राहुल सर बट इम्पोर्टेंट है। वीकली या मंथली प्लान, जैसे आउटगोइंग बैच है, मान लीजिए क्लास 10th का स्टूडेंट है, उसको लगता है कि मुझे क्लास 11th में किस तरह से जाना है, ऑब्वियसली ही हैज टू प्लान, बट इट इज नॉट अर्जेंट कि उसको अभी करना है, अभी तो बोर्ड की तैयारी करे ना। सो ये डिस्ट्रैक्शन जो कहीं ना कहीं शेड्यूल अगर बनता है बच्चे का तो बहुत अच्छे से आता है। नाइदर अर्जेंट नॉर इम्पोर्टेंट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फोकस एरिया है, और कोविड के बाद इसको हमने बहुत कंसिस्टेंटली देखना भी है। ईमेल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, शॉपिंग ऑनलाइन, ये ऐसे एरियाज हैं सर जिनको ना तो ये अर्जेंट है और ना ही ये इम्पोर्टेंट है। सो एज एंड व्हेन द टाइम परमिट्स बच्चे यहाँ पे जा सकते हैं। तो इस शेड्यूल के माध्यम से मैं थोड़ा सा इनके नेक्स्ट हम सबको लेके आएंगे, बट अभी तक हम इसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। यहाँ पे बच्चे एक शेड्यूल बनाए, बच्चे उसको फॉलो करे, एक एक्शन प्लान बनाए एंड गो अहेड विद दैट वन। ओवर टू यू सर। राइट, थैंक यू वेरी मच। और ये जो शेड्यूल बताया है आपने, मुझे लगता है ये वाकई में इम्पॉर्टेंट है। बनाना एक बार की मेहनत है और उसके बाद काफ़ी लंबे समय का आराम है। चलिए आप अपने अर्जेंट और इम्पॉर्टेंट कामों को नोट डाउन करना शुरू करिए, जो भी दर्शक हमारे साथ हैं, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड इन दिस सेशन एंड वी हैव डॉक्टर जफर अहमद। सर, आपके लिए अब अगला सवाल ये है कि हाउ टू कीप योरसेल्फ रिलैक्स्ड एंड मेंटली स्ट्रांग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम, एंड आई थिंक व्हिच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ड्यूरिंग द एग्जाम। जी सर, बिल्कुल, प्लीज। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहली चीज जो है, बच्चों को रिलैक्स होने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो पहला जो इसमें ऑप्शन है हमारे पास वो है कि हमें ना बच्चों को चाहिए कि वो एडवांस एग्जामिनेशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। तो उसके लिए उन्हें क्या करना होगा, जितनी जल्दी हो सके वो स्टडी स्टार्ट कर ले, ठीक। और ताकि उन्हें ज्यादा से ज्यादा मौका मिले, जो भी उन्होंने मटेरियल जो है वो क्लासरूम से लिया है या टीचर्स ने उन्हें दिया, प्रोवाइड किया है, तो वो उनके पास ज्यादा टाइम मिलेगा उन मटेरियल को रिव्यू करने में। उसके और एक और चीज उन्हें अवॉइड करनी होगी। यूजुअली बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो एक काम करते हैं कि अब हम लास्ट के एक महीने में सारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट करेंगे। उस चीज से उन्हें परहेज करना होगा। लास्ट मिनट क्रेमिंग से उन्हें अपने आप को अपने एहसाब पे उनको काबू पाना होगा। और उसके अलावा इन्हें थारो रीडिंग देनी होगी। जो भी उन्होंने नोट्स प्रिपेयर किए हैं, इस थारो रीडिंग की बदौलत उनकी जो मेमोरी है वो रिफ्रेश हो जाएगी। और जो भी उन्होंने मटेरियल जो है क्लासरूम में लर्न किया है, टीचर्स ने लर्न करवाया है या पेरेंट्स ने लर्न करवाया है, उससे उसको क्या होगा, रिमेम्बरिंग में उन्हें उस चीज को मदद मिलेगी। और इसके अलावा टीचर से उन्हें ये पूछना है टीचर से कि हमें टेस्ट मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करे। ये एक इजी तरीका है। बच्चे जो है इस टेस्ट मटेरियल से वो स्टडी प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो अपने आप को डायरेक्टली टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी चीज जो है जिसकी बदौलत बच्चे जो हैं वो अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं, वो है कि उन्हें गुड स्लीप चाहिए। yes. एग्जामिनेशन से पहले वो अच्छी तरह से उन्हें आराम की जरूरत है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि वो अपने आप को एक अच्छी नींद दें, ठीक है। क्योंकि ये जो लैक ऑफ स्लीप है ना, ये हमारे कंसंट्रेशन को इफेक्ट करती है। तो हमारे पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों की स्लीप को मॉनिटर करें कि वो रेगुलरली अच्छे से सोते हैं कि नहीं। और
यूजुअली जब हम रिलैक्स नहीं होंगे, जब हमने अच्छे तरीके से नींद नहीं की होगी, तो जब हमें डिलीवर करना होगा तो हम एग्जॉस्टेड रहेंगे, और उस एक्सर्शन की वजह से हम अच्छे से अपने आप को जो भी हमें बेस्ट देना होगा वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसके बाद जो है वो है तीसरा आइटम जो है वो है ईट सेंसिबली बिफोर द एग्जामिनेशंस। तो ये जो बच्चे जो हैं कभी जब ये एंग्शियस हो जाते हैं या जब ये नर्वस हो जाते हैं तो कुछ उनमें ये ईटिंग डिसऑर्डर्स पाए जाते हैं इस एंग्शियसनेस की बदौलत और नर्वसनेस की बदौलत, और कुछ तो खाना पीना ही छोड़ देते हैं। इसके लिए पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चों को न्यूट्रिशियस मीट प्रोवाइड करें ताकि वो फिजिकली कंफर्टेबल रहे, और न्यूट्रिशियस मील की बदौलत वो अपने आप को अलर्ट रख सकते हैं, फोकस्ड रख सकते हैं एग्जामिनेशन में। ना कि सिर्फ खाने की जरूरत है एग्जामिनेशन में, पीने मतलब जो अपने आप को उन्हें डिहाइड्रेट करना होगा, क्योंकि डिहाइड्रेशन जो है ये ब्रेन की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती है। ठीक है, और इसकी मतलब पेरेंट्स को चाहिए कि वो इंश्योर करें कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पी लेते हैं दिन में। और इसके अलावा जो एक और चीज उन्हें अवॉइड करनी होगी कि जो लास्ट आवर में हम स्टडी करते हैं, मतलब एग्जामिनेशन से पहले 1 घंटा हम फिर भी रटा मारते रहते हैं। ठीक, तो इसके लिए उन्हें इस चीज को करना है कि इस चीज को प्रोहिबिट करना है, क्योंकि अगर ये इस चीज को रोकेंगे, इन्हें ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलेगा अपने नर्व्स को काम करने का, और वो जब नर्व्स उनके काम रहेंगे तो उन्हें एक मौका मिलेगा अपने आप को सेटल करने में। और इस दौरान वो विजुअलाइज करें अपने आप को कि वो एक विजुअलाइज करें अपने आप को कि वो एग्जामिनेशन सेंटर में अच्छे से बैठे हुए हैं, और जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं विजुअलाइज करना है कि जैसे मैं उन्हें लिख रहा हूं। ठीक है, और इसके अलावा एक और रिलैक्सेशन का टाइम है कि वो अपने आप में एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक डेवलप करे। जितनी भी नेगेटिविटीज हैं एक इंडिविजुअल में, उनको बच्चों को चाहिए कि वो उन नेगेटिव थॉट्स से एग्जामिनेशन के दौरान अपने आप को रेस्ट्रेन करें। उन्हें ये नहीं सोचना है कि मैं फेल होने जा रहा हूं, मैं फेल होने जा रहा हूं, मैं फेल होने जा रही हूं। इसके बरक्स इन्हें ये सोचना है कि आज मेरा दिन है और आज मैं बेस्ट करूंगी, आई विल डू माई बेस्ट, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आई एम गोइंग टू फेल। उन्हें बच्चों को चाहिए कि इस फ्रेज को इससे ये चेंज करे कि वो आई विल डू माई बेस्ट। जब वो आई विल डू माई बेस्ट तो उससे उनका सेल्फ बिलीफ जो है वो डेवलप होता जाएगा। और इसके अलावा उन्हें चाहिए कि एग्जामिनेशन में एक केयरफुल प्लान से वो जब वो एग्जामिनेशन में दाखिल हो जाए तो वो उन्हें 2 या 3 मिनट्स जो है जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है उसको अच्छे से समझे कि मार्क्स जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं हर किसी क्वेश्चन में, और मुझे किस क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। तो इसके साथ पहला क्वेश्चन मुझे कौन सा करना होगा और आज लास्ट में मुझे कौन सा क्वेश्चन करना होगा। एक और चीज जो है एग्जामिनेशन में जिसका उनको ख्याल रखना होगा बच्चों को, वो है कि वो काम कैसे रहे इसमें एग्जामिनेशन में। यूजुअली बच्चे जो है नर्वसनेस का शिकार हो जाते हैं, या इस नर्वसनेस की बदौलत उनका दिमाग जो है या ब्रेन जो है वो बिल्कुल जो है, या उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है कभी कभार वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती है। तो उस टाइम उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। उन्हें मेडिटेशन से काम लेना होगा, डीप ब्रेथिंग से काम लेना होगा। उसके लिए उन्हें बिल्कुल 1 मिनट के लिए हर कोई चीज जो है दिमाग से निकाल दे और अपनी आंखें बंद करें और सेवरल डीप ब्रेथ्स स्लोली लेते रहें। और कंसंट्रेशन ये करनी है कि मतलब उनकी कंसंट्रेशन इस बात पे रहे कि वो सिर्फ अपनी ही सांसें सुन रहे हैं। ठीक है, और ये जो 1 मिनट काम डाउन है इससे उनको रिफोकस का टाइम मिलेगा। और इसके अलावा एक और जो है कि जब एग्जामिनेशन में वो दाखिल हो जाए तो वो सिर्फ अटेंशन उनका हो जो है वो सिर्फ एग्जामिनेशन हॉल पे हो, वो ये मतलब अपने आप पे ही हो। उन्हें इस टाइम को इस तरीके से जाया नहीं करना है कि अपने आप में डाउट क्रिएट करें। इसके अलावा वो उन्हें ये चाहिए कि उन्होंने कितना पढ़ा है, ये नहीं कि अब हमने कौन सी चीज छुटी है, बस जितना पढ़ा है उस पे ज्यादा कंसंट्रेट करें। और ये ना करें कि क्या फलानी बंदे ने एक्स्ट्रा शीट्स लिए, फलानी बंदे ने 10 पेजेस लिखे, मैं पहले पेज पे ही हूँ। जितने उनके पास कैपेबिलिटी है, जितनी जिस पोटेंशियल से या जिस ईगरनेस से उन्होंने या जिस जीलस से उन्होंने पढ़ा है, बस उस पे ही वो ध्यान दे। तो उसके बाद
जब बच्चे जो है ये शायद हो गया स्टक। इसके बाद जो है कि जब उन्हें क्लेरिफिकेशन के लिए उठना है या कोई क्वेश्चन इस तरीके से आया हो कि हमें डाउट्स होते हैं कि इसमें क्या है, तो कभी हेजिटेट ना करें क्लेरिफिकेशन के लिए। तो जब भी वो क्वेश्चन पेपर हाथ में ले, कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जो उनकी जहन में नहीं आया होता है कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है, इससे जो है इनकी एंग्जाइटी जो है वो डेवलप हो जाती है या बिल्डअप हो जाती है। तो बच्चों को चाहिए कि वो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए जो वहां पे इन्विजिलेटर होगा उनसे पूछे कि सर ये क्वेश्चन जो है जरा मुझे ये बताए ये है क्या, ठीक। तो ये इस क्लेरिफिकेशन की बदौलत जो उनके डाउट्स हैं कि इसमें का आंसर ये है कि वो है, वो क्लियर हो जाएगा और वो बच्चे जो हैं अच्छे से उस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे। तो आई विल नॉट वेस्ट मच टाइम एंड आई विल टेक माय लीव। थैंक यू वेरी मच। और आपने जो एक ये उदाहरण दिया है ना कि ये एक्स्ट्रा शीट जो ली है, ये मैं भी करता था, मतलब 2.5 दशक पहले भी यही था शायद, मैं भी देखता था कि अरे ये बच्चा जो है एक्स्ट्रा शीट ले रहा है, कितना लिख रहा होगा। तो ये मुझे लग रहा है कॉमन एक एग्जांपल भी आपने अच्छा दिया, जिससे मुझे लगता है कि बच्चों को आप बांध के रख सकते हैं। बट यस, हमें हमारे जो इमोशंस हैं उनको रेगुलेट करना ही पड़ेगा, जो कि एक आर्ट होनी चाहिए। मुझे लगता है वो इस सेशन में सीखेंगे, ये अब जानने का समय है। सो दिस इज द क्वेश्चन फॉर डॉक्टर मनीष सर। एग्जाम टाइम है 1 महीने में ही, अभी इसी में शुरू होने वाले हैं एग्जामिनेशंस और मिड मार्च तक ख़त्म भी होने हैं। सो हाउ कैन स्टूडेंट्स मैनेज रेगुलेट देयर इमोशंस? Thank you so much. As we have discussed this topic, and after that, it is quite natural that students would feel or face several kinds of emotions during examinations. तो एक बात हम समझ सकते हैं कि बहुत सारे हमारे जो इमोशंस हैं, और कई बार एग्जाम से पहले कुछ जो हमारे नेगेटिव इमोशंस हैं वो थोड़ा प्रभावी हो जाते हैं। तो हम स्टूडेंट्स को एक बात बता सकते हैं और कुछ बातें जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम देखें कि जो बच्चे कभी-कभी कुछ बच्चे उनमें से अपना खाने का शेड्यूल या अपना स्लीपिंग आवर्स को कम कर लेंगे, बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारा जो इमोशनल बैलेंस है वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हम बात कर रहे हैं रेगुलेट की, और अगर हम बात समझें कि हम मैनेज या रेगुलेट इमोशंस कब कर सकते हैं, जब हम अपने इमोशंस को समझ लें या उनके बारे में अवेयर हो। अगर हमें सबसे पहले अपने इमोशंस को पहचानना होगा, तो उसके लिए हमें जरूरत होगी मेडिटेशन की। जैसे ये मेडिटेशन अब तो साइंटिफिकली प्रूवन है, और जो हमारी प्राचीन पद्धति, और इससे जो न्यूरो साइंस में भी रिसर्चेस हुई हैं और इसके बहुत प्रभाव मिले हैं। और मेडिटेशन का मतलब सिर्फ यहाँ तक ना निकालें बच्चे कि हमें कोई ऐसे पोस्चर में या कुछ बैठना है, वो बैठते हैं तो ठीक है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि अपने विचारों को कंट्रोल करना है। मेडिटेशन हमें ये सिखाता है कि हमारे अंदर और बाहर क्या चल रहा है हम उसे देख पाए, मतलब उसके बारे में अवेयर हो पाए, तो उससे हम स्टिलनेस को प्राप्त कर सकते हैं। तो जिससे हम अपनी इमोशंस को पहचान लेंगे, फिर उसके बाद हम समझ सकते हैं कि कितना उसको मैनेज करना है, उस पर क्या हमारा रेस्पॉन्स होना चाहिए, और फिर हम अच्छी तरीके से अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। और कभी कभार जैसे ब्रीथिंग एक अच्छी टेक्निक है कि हम, अगर हमें लगता है कि हम तनाव में हैं, हम कभी कभी डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं, हम बेचैन हैं, हम पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो एक हम ब्रीथिंग, हम गहरी सांस लें और फिर छोड़ें कुछ अपना कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसको रोकने के बाद। तो उसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे इमोशनल जो बैलेंस है, और जो हम अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सकते हैं, कि हमारे जो गोल्स हैं वो रियलिस्टिक हो। हम बहुत बार बच्चों में एक देखने को मिला है कि जैसे अभी पहले भी डिस्कशन हुआ अभी इसमें, कि पेरेंट्स बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड रहते हैं कि हमारे बच्चे ये कर दें, दूसरों के साथ कंपैरिजन करते हैं, और कभी कभी बच्चे खुद अपने साथियों को देख के लगता है कि हमारे भी आए। ये कोई बुराई नहीं है कि हम इंस्पिरेशन हमें लेनी चाहिए दूसरे बच्चों से भी और अपने सीनियर से भी, लेकिन हमें एक साथ बहुत बड़े गोल्स सेट नहीं करने चाहिए। अगर बड़े गोल्स सेट कर रहे हैं तो उसके साथ साथ
हमें एक प्रॉपर रोड मैप बनाना चाहिए। तो जैसे अगर हम एक चीज यहाँ कह सकते हैं कि हमारे स्टेप बाय स्टेप हमें चढ़ना है, तो हम एक ही स्टेप में डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच सकते। अगर हमारे गोल्स बहुत बड़े हैं, कोई बुराई नहीं, हमें बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा देखना चाहिए और बड़े को विजुलाइज भी करना चाहिए। लेकिन हम उन गोल उस एम को हम छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर दें कि हम पहले ये करेंगे, उसके बाद सेकंड स्टेप ये होगा, थर्ड स्टेप ये होगा, फोर्थ स्टेप ये होगा। उससे हम अपने इमोशंस को मेंटेन कर पाएंगे और प्रॉपर्ली रेगुलेट कर पाएंगे। सेल्फ बिलीफ, इसका एक चमत्कार है सेल्फ बिलीफ का। अगर इस बात को मैं बहुत समय बाद समझा, और मेरे जो मतलब मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूरे विद्यार्थियों को बताना चाहूंगा कि अगर ये बात जो स्पेशली हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी हैं कि हम बहुत बार ये नेगेटिव वर्ड सुनते हैं जो अपने बड़े सीनियर या समाज में, कि आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, ये बहुत कठिन है, बहुत कम लोग कर पाए, नहीं कर पाते। ऐसा सुन सुनकर हम अपने विश्वास को कमजोर कर लेते हैं और कई बार हमें हमारी क्षमताएं हैं, हमारे अंदर उतनी काबिलियत है, और लेकिन हम उस कार्य को करने से डरते हैं कि हमारे साथ हमसे गलती ना हो जाए या हम फेल्योर ना हो जाए। तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर विश्वास करना होगा, क्योंकि अगर हम खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा। और हमें विश्वास करने के साथ साथ हमें एक शक्ति आ जाती है। और इसके साथ साथ हम अगर कभी कभी हम बात करते हैं कि अपने साथियों से बात करें, अपने अच्छे मित्रों से बात करें, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कुछ बच्चे जिनका पर्सनालिटी इंट्रोवर्ट है वो आसानी से घुल मिल नहीं जाते, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। रिसर्चेज आ चुकी हैं कि जो इंट्रोवर्ट हैं वो बहुत अच्छा करते हैं, और वो अपना राइटिंग जर्नल, अपना ग्रेटफुलनेस, जो हमारे प्राचीन पद्धति है, अगर हम उसको देखें कि हम हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं, अभिवादन करते हैं, तो उससे क्या है कि हम ग्रेटफुलनेस हैं, तो इससे हमारे इमोशंस प्रॉपर्ली रेगुलेट होते हैं। और इसके साथ पॉजिटिव एफर्मेशंस, देखिए एक बात मैं जो समझा और मैं उस बात को शेयर करना चाहता हूँ कि जो हम सोच नहीं सकते, विजुलाइज नहीं कर सकते, हम उसे पा नहीं सकते। तो हमें अपने बारे में पॉजिटिव एफर्मेशंस करना है, और उस एक मिरर इमेज हम कैसा अपने आप को परसीव करते हैं। देखिए एक प्रॉपर्ली प्रोजेक्शन है, जैसे अगर हम कैसे देख पा रहे हैं कि एक मेंटल इमेज है। अगर देखते हैं कि हम काफी स्ट्रांग हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, एक सेल्फ बिलीफ से रिलेटेड है ये। और जैसे हम देखें कि अगर हमारा विश्वास है किसी कार्य में तो बहुत बेहतर हो जाता है, ऐसे ही हम अपने आप को जैसा परसीव करना शुरू कर देते हैं तो हमारे साथ के लोग, सोसाइटी में परिवार के लोग उसी तरह से हमें देखना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए जो हमारा प्राचीन ज्ञान जो आज बहुत साइंटिफिकली प्रूवन है, और उसमें एक बात मैं जो क्या कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं वो सबसे खतरनाक है। तो सबसे बड़ा पाप क्या है? सेल्फ क्रिटिसाइज अननेसेसरीली। तो आप लोग जैसे हैं उसको स्वीकार करिए। आपके हर कोई व्यक्ति जीवन में गलतियां करता है और करता है, क्योंकि और जब तक गलतियां नहीं करेगा तब तक वो उच्च अचीवमेंट्स नहीं ले सकता। चाहे आप भारतीय परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे ऐसे महान पुरुष हैं और जिन्होंने अपने जीवन में बहुत मतलब गलती करके भी आगे बढ़े। तो ऐसा विद्यार्थी जो अब हमारे भारत में, और वो ये देखें कि अपनी इमेज को अच्छे से देखें खुद को, और उसके साथ साथ नेचर। एक जैसे एक हम प्रकृति में रहते हैं और अगर हम प्रकृति के साथ नहीं जुड़े तो हमारे इमोशंस भी प्रॉपर्ली रेगुलेट नहीं हो पाते हैं। तो हमें नेचर का यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में या जो शहरी क्षेत्र के विद्यार्थी हैं तो वो अपने पार्क या खुली हवा में या अगर जो भी उनके पास आसपास है ऐसी चीजों को वो देखना शुरू कर दें। अगर कुछ नहीं है तो आकाश की तरफ देखना शुरू कर दें। तो जो हमारा एक पंच तत्व में से एक तत्व भी है, तो हमारा इमोशंस का प्रॉपर्ली रेगुलेट होगा। और उसके साथ साथ हमारे जो टीचर्स हैं और सीनियर्स जिनको आपको लगता है कि आपकी बात सुन सकते हैं और वो आपको बिना जजमेंट किए, बिना एनालाइज किए, बिना क्रिटिसाइज किए और आपको बात बता सकते हैं, तो आप उनके साथ
अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। जी, जी, बिल्कुल। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिनके साथ जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली रेगुलेट कर सकते हैं। जी, और जी, एक लाइन लास्ट में मैं यहाँ कहूंगा जी, कि सबसे पहले अपने हमारे जो इमोशंस हैं उनको समझने के लिए, अवेयर रहने के लिए हमें माइंडफुलनेस स्टेट पहुंचना होगा। और हमें अपने आप में सबसे ज्यादा किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है, किसी को जज नहीं करना है और कोई एनालाइज नहीं करना है। जैसा है वैसे ही देखना है। जैसे हमारे वेदांतिक दर्शन में भी है कि दृष्टा भाव हम विकसित कर लें तो हम अपने जीवन को मतलब उच्चतम शिखर पर ले सकते हैं, जो आजकल न्यूरो साइंस में सिद्ध हो चुका है। थैंक यू सो मच। जी, जी, बिल्कुल। तमाम सारे पहलुओं पर आपने बात की और हाँ, बिल्कुल ये बात सही है कि रियलिस्टिक गोल्स हमें ही सेट करने होंगे क्योंकि खुद को जानने वाला केवल आप स्वयं हो सकते हैं, कोई और नहीं हो सकता दूसरा। ये बिल्कुल आपने सही बात यहाँ पर रखी जिसको मैं भी महसूस करता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और नरेंद्र जी हमारे पास एज़ अ काउंसलर की भूमिका में आज इस सत्र में हैं। नरेंद्र जी, एक अगला सवाल जो यहाँ पर निकल कर आता है वो ये कि जो पेरेंट्स हैं, जो पीयर ग्रुप है, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इमोशनल वेलबीइंग का जो एक बनाए रखने का इम्पोर्टेंट क्रूशियल रोल है उसमें कैसे हेल्प कर सकते हैं ये सभी लोग, खासकर इस एग्जामिनेशन टाइम में? जी सर, ये जिस तरह से डॉक्टर मनीष सर ने बहुत इम्पोर्टेंटली और चीजों को फोकस किया है, रेगुलेट कैसे करना है। देखिए, अध्यापक, अभिभावक, अध्ययन, इसका जो एक कोरिलेशन है, क्योंकि रेगुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट बात। जॉन लोअक की मुझे एक बात याद आ रही है कि महत्वपूर्ण या नहीं है कि बच्चे को पढ़ाया जाना चाहिए, बल्कि ये है कि हर बच्चे को सीखने की जो इच्छा है ना वो दी जानी चाहिए। तो सर, जब हम ये चीजें देते हैं उसके लिए कहीं ना कहीं एज ए अभिभावक, एज ए पेरेंट, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रोल बनता है। हमारा जो पीयर ग्रुप है बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है जब हम एग्जामिनेशन को परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे ऐसे इश्यूज रहते हैं जिसमें हमने एक एनवायरनमेंट को क्रिएट करना है। आगे वाले कमिंग 10 मिनट में आप देखेंगे किस तरह से एक एनवायरनमेंट को हमारे जो experts हैं वो लेके आएंगे एक बच्चे के लिए। सो दो तीन चीजों को मैं यहाँ पे बहुत शॉर्टली सर आपसे शेयर करूंगा। जैसे हम बात करते हैं अभिभावक की, देखिए बच्चे घर पे रहते हैं, बच्चे बोर्डिंग सेटअप में रहते हैं, वहां पे उनको एक ऐसा एनवायरनमेंट, एक स्ट्रेस फ्री गाइडेंस, एक पॉजिटिव एटीट्यूड से बच्चे को पेरेंट्स ने सपोर्ट करना है। उसका एक टाइम शेड्यूल, उसको कब वेकअप इन द मॉर्निंग का है, उसकी एक्टिविटीज किस तरह से हैं, उसको म्यूजिक भी सुनना है थोड़ा सा, उसको अपना टाइम टेबल जो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग वो भी फॉलो करना है। उसमें कहीं ना कहीं पेरेंट्स का बहुत क्रूशियल रोल है। एंड स्टूडेंट्स नीड्स दीज इमोशनल सपोर्ट। वो जो डॉक्टर मनीष सर फोकस कर रहे थे, इमोशंस तभी रिलीज होंगे जब उनको डायरेक्टली सपोर्ट मिलेगा। चलिए दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों की। देखिए, बच्चे टीचर से ज्यादा कई बार अपने दोस्तों के साथ, इवन बहुत अच्छा ग्रुप होता है, पेरेंट्स टीचर कई बार वो चीज समझ नहीं पाते हैं जो उसका दोस्त बहुत अच्छे से समझता है, जो उसका फ्रेंड सर्कल समझता है, और वो उसको बहुत अच्छे से टीच भी करता है। किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, किसी अदर प्रॉब्लम से रिलेटेड है। तो शेयर, पेयर और केयर वाला जो कंसेप्ट है, यहाँ पे पीयर ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चे जब फोकस करते हैं इन चीजों को और वहीं से एक बॉन्डिंग बन के आती है, जब एक टॉपिक को बच्चा डिस्कस करता है तो कहीं ना कहीं ब्रेन में वो प्रिंट बनता है जिसमें वो एग्जामिनेशन में लेके जाता है, हैव ए गुड परफॉर्मेंस। दूसरा, जो लेजर टाइम की बात हो रही थी, फ्री टाइम की बात हो रही थी, तो फुल हैप्पीनेस के साथ, पूरी एनर्जी के साथ बच्चे को वो टाइम स्पेंड करना है। बहुत सारी टेक्निक भी अभी आने वाली है। इवन सबसे इंपॉर्टेंट है, देखिए जब बच्चा टीचर के साथ रहता है, क्लासरूम सेटअप में रहता है, क्लासरूम के बाद उसकी बात होती है, तो उसको एक इमोशनल सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो पर्सनली जब हम बच्चों के साथ क्लास में होते हैं तो उनसे थोड़ा कंटेंट से रिलेटेड जो डे टू डे एक्सपीरियंस होते हैं वो हम जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका इन्वॉल्वमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज दे प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर एनवायरनमेंट टू द स्टूडेंट्स वेयर द स्टूडेंट्स आर लर्निंग। देखिए, फैमिली मेंबर की हमने बात किया है, हमने दोस्तों के लिए बात किया, तो एक चीज और निकल के आती है कि जो पॉजिटिव एटीट्यूड है उसका जो सेल्फ रिफ्लेक्शन की बात हो रही है, जहां पे देखिए जो हमारे ओल्ड पीपल है, दे हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। हो सकता है आज के समय में जहां पे भी विलेज एरिया में, जहां पे सराउंडिंग में बच्चे रहते हैं,
वो उनको बहुत अच्छे तरीके से कुछ एग्जाम्पल के थ्रू जो है ना बच्चों को बहुत अच्छे से समझाते हैं कि बेटा देखिए मेजरमेंट का कंसेप्ट है, तो किचन में बहुत अच्छी एक्टिविटीज होती हैं। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्टिविटी जो टॉपिक को लेके आती है वो उसके एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस में लेके जाता है। सो शेयरिंग ऑफ द हाउस होल्ड वर्क में भी अगर हम बात करते हैं, पेरेंट्स से बच्चों को इन्वॉल्व करते हैं, तो देखिए एग्जामिनेशन में उसको हर टाइम नहीं रहना है, बट उसका जो वो शेड्यूल हमने बनाया था, दैट शेड्यूल अगर स्टूडेंट बच्चे फॉलो करते हैं, जिसमें उसके फैमिली मेंबर्स उसको सपोर्ट करते हैं, सो रियली दैट प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल। सो सेल्फ रिफ्लेक्शन भी यहाँ पे बच्चों को लेके आना है कि किस तरह से, क्या मैं अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ या कहीं ना कहीं मुझे किसी की सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है। सो अगर सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, विदाउट एनी हेसिटेशन, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन टाइम में, बोर्ड के टाइम में बहुत प्रेशर भी आ जाता है कई बार, तो बच्चे को हमेशा शेयर करनी है वो चीजें विद द फैमिली मेंबर्स, विद द फ्रेंड्स, विद द टीचर्स, विद द काउंसलर्स। तो ये दैट इज अल्टीमेटली फॉर द वेलनेस ऑफ द स्टूडेंट। तो यहाँ से एक कॉमन मैसेज है सर सभी के लिए, मैं जो काउंसलर्स हैं हमारे और जो टीचर्स हैं, जो स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन है, बहुत स्टेट हम एक बढ़िया एनवायरनमेंट के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि बच्चा उस सेटअप में रहता है, इमोशनल वेलबींग की बात हो रही है, उसके एग्जामिनेशन की बात हो रही है। दिस होल टीम नीड्स टू फोकस ऑन वन एस्पेक्ट, हाउ आवर चाइल्ड कैन परफॉर्म बेटर। ओवर टू यू सर। बिल्कुल वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे अगर उन्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले। एंड आई मस्ट से वी आर लिसनिंग दिस टर्म नाउ अडेज वेरी फ्रीक्वेंटली फ्रॉम द एजुकेशनिस्ट, जैसा आपने कहा, इशारा भी है, मैं समझ रहा हूँ, और ये सवाल बनता भी है यहाँ पर, क्योंकि फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स दोज हु आर वाचिंग दिस सेशन और जो इसका हिस्सा हो सकते हैं, डॉक्टर मनीष के लिए ये सवाल है, कुड यू प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट द कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, कि वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में मैगजीन में भी चर्चा है, न्यूज़पेपर में भी है, सब जगह सुनने को मिल रहा है। आप बताएं ज़रा हमारे सभी स्टेक होल्डर्स को, ताकि वो बेहतर तरीके से जान सकें। Thank you so much. The first and foremost thing is to understand what is conducive learning environment. The conducive learning environment is one in which teachers establish a learning environment where students feel physically, psychologically, socially, and culturally secure to make learning environments. They can learn and they get immersed in their works. They enjoy while learning. The teaching learning process becomes enjoyable, engaging, interesting, rather than being it project or tedious. तो अगर हम देखते हैं कि अगर हमारे बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, इंटरेस्ट ले रहे हैं और अपने कार्य में बिल्कुल एकदम खो जाते हैं कार्य करते करते अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और इससे हम समझ सकते हैं कि कंडीशनल लर्निंग एनवायरनमेंट है। लेकिन कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमारे लर्निंग एनवायरनमेंट को कंडीशिव बनाएगा, जो हमारे विद्यार्थियों के लिए और टीचर्स और सबके लिए। तो एक जैसे सबसे पहले जरूरत है एक्सेसिबिलिटी टू रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज हैं सबको एक्सेस मिले। अगर जो रिक्वायर्ड रिसोर्सेज हैं और अगर उनका एक्सेस है तो लर्निंग एनवायरनमेंट बेटर हो सकता है। और इंक्लूसिव सेटिंग हो कि सभी का इंक्लूजन हो, सबको साथ लेकर चले। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर सबका कंट्रीब्यूशन नहीं है तो कोई भी चीज बेहतर नहीं हो सकती, चाहे वो स्कूल हो या राष्ट्र हो। अगर राष्ट्र में सभी का योगदान है, वही राष्ट्र समृद्ध हो सकता है। और उसके साथ साथ अगर ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट में जो लर्नर्स की नीड्स हैं उनको एड्रेस किया जाना चाहिए, उन पर ही फोकस्ड होना चाहिए कि हमारे जो लोकल रिक्वायरमेंट है या उस पर्टिकुलर रीजन क्षेत्र की क्या रिक्वायरमेंट है और वहां जो पढ़ रहे हैं लर्नर्स उनकी क्या रिक्वायरमेंट है। और इसके साथ साथ जो सपोर्टिव एम्बियंस होना चाहिए। ऐसा कभी कभी हम देखते हैं और कि कुछ जगह जाना पसंद करते हैं, जैसे चाय पीने जा रहे हैं, एक जगह चाय 5 रुपए की है और हम 15 रुपए भी देने को तैयार हैं या उससे भी ज्यादा देने को तैयार हैं, लेकिन बैठने के लिए चाय के। तो ऐसे ही हम सभी को ये मैसेज सभी टीचर्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन और अथॉरिटीज हैं उनसे मेरा ये अनुरोध है कि ऐसा वातावरण हो, ऐसा एम्बियंस हो
जो बहुत सपोर्टिव हो, जिससे बच्चे फ्रीली अपनी बात कह पाए और उनको जज ना किया जाए और उनकी जो ओपिनियंस है और उससे उनका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो उनके इंटरनल एग्जाम्स पर या कोई क्लासरूम टीचिंग में कोई ऐसा कमेंट ना हो उन पर। और इसके साथ साथ रेस्पेक्ट फॉर ईच आइडिया, कोई भी बच्चा आइडिया देता है तो उसको हम रेस्पेक्ट करें, किसी पर लेबल ना करें कोई भी टीचर। तो जब हम लेबल करते हैं ना कि तुम अच्छे स्टूडेंट नहीं हो, तुम ऐसे हो, मतलब वैसे हो, मतलब मैं और यहाँ पे कोई नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, तो कोई भी नेगेटिव लेबलिंग ना करें बच्चों, तो जिससे उनका डिमोरलाइज ना हो बच्चे। और हमें क्या करना है, प्रमोट्स पॉजिटिव माइंडसेट। हमें पॉजिटिव माइंडसेट प्रमोट करना है और उससे क्या होगा, वैल्यू ऑफ टीम वर्क साथ लेके बढ़ेंगे और आपस में हम एक दूसरे की जो गलतियां हैं वो भी कम होंगी। जब साथ में मिलकर करते हैं तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं और अगर गलती होती भी है तो हम उनको गलती ना माने, क्योंकि वो गलतियां नहीं, हमारे अनुभव हैं। हमने एक तरीका सीख लिया कि इस तरीके से कार्य नहीं हो पा रहा है, तो हम दूसरे तरीके से तरफ जा सकते हैं। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब टीम वर्क होता है, जब गलतियों की बात हो गई कि वो अनुभव है, तो फिर हम एक दूसरे की सफलता को सेलिब्रेट करें। हम उससे जब अगर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं एक दूसरे की सफलताएं, तो हम इंस्पिरेशन सीख कर रहे हैं। अगर हम किसी की सफलता से एनवियस हो रहे हैं या जेलस हो रहे हैं, तो हम उसकी सफलता को, इसका मतलब अंदर से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे और सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, तो वो जेलसी में तब्दील हो जाती है। और उसका जो परिवर्तन है एक ही बात का, तो ये हमारे माइंड सेट पर रहता है। तो पॉजिटिविटी अगर है तो हम उससे इंस्पिरेशन लेंगे। इसलिए हमें हर किसी की सफलताओं से सेलिब्रेशन करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, एप्रिशिएट करना चाहिए उनके हार्डवर्क को और डेडिकेशन को, और जिससे हमें भी एक प्रेरणा मिलेगी जी। और रेगुलर फीडबैक, बच्चों का फीडबैक होना चाहिए और उनकी ओपिनियन भी लेनी चाहिए। और अब तो हमारा NEP 2020 में 360 असेसमेंट की बात है, जो उसका सेल्फ का भी, पीयर का भी, इन टोटलिटी सारे डायमेंशंस पे। और ये इस तरह से हम 360 डायमेंशंस पे अगर हम फीडबैक करेंगे तो हमारा लर्निंग एनवायरनमेंट एकदम कंड्यूसिव और बेनिफिशियल हो जाएगा हर एस्पेक्ट्स में। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हम देखते हैं, सेफ्टी इज प्राइम, कि हमारा जो बिल्डिंग है और उसके साथ साथ जो इक्विपमेंट्स अगर हैं या किसी भी तरीके से उनका प्रॉपर यूज हो और प्रॉपर फंक्शनिंग हो, और जो सेफ्टी के जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल होना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर हम देखें, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि भारतीय दर्शन में जो एक टीचर है और एक स्टूडेंट है, उसका रिश्ता सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाए और उसके बदले उसे कुछ भुगतान मिले। क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य में शिक्षा और शिक्षा में जुड़े हुए लोग, उनका कभी ऐसा नहीं था कि वो पैसा कमाए या सिर्फ आजीविका कमाने के लिए, बल्कि वो परिवर्तन लेकर आए। क्योंकि भारत में महान लोग हुए हैं जिन्होंने त्याग किया है, और भारत में शिक्षक और जो गुरु, एक प्रॉपर वर्ड है, जब आते थे तो राजा महाराजा खड़े हो जाते थे। बिल्कुल। इसलिए हमें देखना है कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट में सिर्फ बिल्डिंग या इक्विपमेंट्स नहीं बना सकते बेटर, तो जो टीचर्स हैं उनका प्रॉपर डेडिकेशन, केयरफुल उनका पेरिशल, कि उन्हें ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कि क्या पेडागोजी अप्लाई करना है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं उनको हमें समझते हुए बच्चों के, क्योंकि हम एक तरह से नहीं समझ सकते, तो उस इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम लर्निंग एनवायरनमेंट कंडीसिव बना सकते हैं। थैंक यू सो मच। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और गुरु शिष्य परंपरा की आपने यहाँ बात भी की है। तो शिष्यों की ओर से एक बहुत ही मैं कहूँगा पर्टिनेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, और वंदना जी आप चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हैं, अंतिम 5 मिनट का समय है, 4 मिनट में आपको दे पाऊंगा। यक्ष प्रश्न है, वुड यू प्लीज सजेस्ट सम टेक्निक्स फॉर दी मेमोराइजेशन एंड इफेक्टिव स्टडी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए।
राहुल जी, वैसे तो समय बहुत कम रह गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि कुछ इफेक्टिव साइंटिफिक स्टडी मेथड्स होते हैं जो अगर बच्चे जिनके थ्रू स्टडी करें तो वो बहुत जल्दी चैप्टर को समझ भी पाएंगे। इवन एग्जाम के लास्ट मोमेंट में भी वो जो चैप्टर उन्हें समझ नहीं आ पा रहा है उस मेथड से वो उस चीज को आगे कैरी ऑन कर पाएंगे। तो ये 3 मेथड्स हम देख रहे हैं। ये मेथड्स अगर हम डीप में जाए, मैं बहुत कोशिश करूंगी मैं बहुत शॉर्ट में समझा पाऊं। 3 मेथड्स हैं साइंटिफिक मेथड्स, SQ3R मेथड, PQ4R मेथड एंड थाइव्स मेथड। SQ3R मेथड में हम देख पा रहे हैं कि सर्वे, क्वेश्चंस, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू। इस मेथड में क्या किया जाता है, सबसे पहले क्या होता है, हमें चैप्टर का एक, सपोज आपको कहीं जाना है तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, उस जगह का सर्वे करेंगे, उस जगह का फीडबैक देखेंगे या एक ओवरव्यू लेंगे कि यार वहां पर कौन कौन सी चीजें कहाँ हैं, चल जाएंगे हम बाद में। तो सेम वही टेक्निक आपको स्टडी में भी लेनी है कि आपको जो चैप्टर पढ़ना है उस चैप्टर की सबसे पहले हेडिंग्स, बोल्ड लाइंस या हम ये कहें जो उसके मीनिंग है उनको आपको एक जस्ट सरसरी निगाहों से रैपिडली रीड आउट कर लेना है। तो वो आपका सर्वे हो गया। या उस चैप्टर में कुछ डायग्राम्स है, चार्ट्स है, उनको देख लेना है। फिर उसके बाद उनको देखने के बाद आपके मन में फिर क्वेश्चन जनरेट होना चाहिए कि व्हाट दीज मीन्स, ये क्या कहते हैं। तो जब हम क्वेश्चन और क्यूरियोसिटी माइंड से उस चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करेंगे, रीड करने के बाद हमें जैसे जैसे अपने क्वेश्चंस के आंसर मिलते जाएंगे तो बिलीव मी वो स्टडी आपको लॉन्ग टर्म इफेक्टिवली रह पाएगी, रिकॉल रह पाएगी। तो उसको रिसाइट करना है, फिर अगेन उसको रिव्यू करना है कि आपको वाकई में आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल पाए या ना मिल पाए। तो ये एक छोटा सा मेथड है। इसको अगर और भी ज्यादा आपको अगर सर्च करना है या समझना है तो यू कैन गूगल इट ऑल्सो कि SQ3R मेथड क्या होता है स्टडी टेक्निक के लिए। सेम इसी तरह का हमारा PQ4R मेथड है जिसमें अगेन ये वही कह रहा है, बस इसमें एक स्टेप ये ज्यादा बढ़ गया है कि हमें प्रीव्यू मींस आप जो चैप्टर की स्टार्टिंग की जो हेडिंग्स होती है जिसमें बताया जाता है कि चैप्टर में क्या क्या इंक्लूड है, राइट, जो आपका प्रीफेस होता है चैप्टर का, उसको सबसे पहले रीड कीजिए, साथ में समरी को रीड कीजिए। तो समरी से और प्रीव्यू से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि इस चैप्टर में क्या है। और एग्जाम टाइम में अगर आप चैप्टर के बीच की चीजें भी नहीं पढ़ पाते हैं तो उसका कंटेंट, स्टार्टिंग का कंटेंट और अगर समरी को भी अच्छे से आप लोग अच्छे से पढ़कर या अच्छे से रीड आउट करके या अच्छे से लर्न करके आप चले जाते हैं तो यू कैन आंसर मेनी क्वेश्चंस, राइट। सो आपका स्टडी टेक्निक इस तरह से होना चाहिए कि सबसे पहले आप रिव्यू करें, अगेन वही स्टेप जो हमने SQ3R मेथड में देखा था कि आपको क्वेश्चन करना है अपने आप से। एंड देन आजकल तो कुछ बुक्स में चैप्टर्स में बीच बीच में छोटे छोटे से क्वेश्चंस भी लिखे हुए आते हैं जो आपकी क्यूरियोसिटी को इंप्रूव करते हैं कि अब आप नेक्स्ट में क्या पढ़ना चाह रहे हैं या क्या आप लोगों को आगे बताया जाएगा। सेम वही रीड कीजिए, रिफ्लेक्ट, इसमें एक ये जरूर एक पॉइंट आ गया कि रिफ्लेक्ट मींस आपको अगेन एक टीचर की तरह आपको उसको रिफ्लेक्ट करना है कि आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, अपने आप को समझाइए, राइट। बिकम टीचर ऑफ योर ओन, रिफ्लेक्ट योरसेल्फ कि ये मैंने इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ी है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है किसी चीज को रिकॉल करने का और लॉन्ग टर्म के लिए समझने का। फिर अगेन रिसाइट, उसको रिपीट करना, रिकॉल करना एंड लास्ट में रिव्यू करना कि आपने क्या क्या पढ़ा है। So ये in a short way PQ4R method है। थाइव्स मेथड, 1 मिनट वंदना जी, 1 मिनट। ठीक है। तो मैं एक काम करती हूँ, 1 मिनट में आपको इम्प्रूव मेमोरी वाला जी है ना, मेमोरी वाला हम ले लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। जिसमें देखिए एक बहुत अच्छा सा टिप मैं आपको बताऊंगी कि जब आप स्टडी करते हैं तो वो आप बैड टाइम से पहले अगर आप किसी चीज को स्टडी करते हैं और उसको लेकर अगर आप सो जाते हैं तो स्टडीज भी ये कहती हैं कि वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो जो कुछ एक पॉइंट्स होते हैं, जो फ्लैश कार्ड्स होते हैं, वो आप सोते से पहले पढ़िए। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ते पढ़ते सोएंगे तो वो चीजें आपके माइंड में सीमेंट इंफॉर्मेशन की तरह जम जाएगी। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है जहां बच्चे, इसमें आपको आपकी नींद किल नहीं करनी है, राइट। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो आप 8 बजे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, आप 10 पढ़ के सीरियस हो जाइए, रादर देन सीइंग योर वॉच, योर मोबाइल और टीवी और एंटरटेनमेंट। कई बच्चे होता है हम तो अभी 2 घंटे पढ़ चुके हैं, अब हम सोने से पहले रेस्ट करना चाहते हैं। नहीं, इस एटीट्यूड को आपको चेंज करना होगा।
सोते सोते आप उसको लेकर इस इंफॉर्मेशन को लेकर अगर आप सोते हैं तो सीमेंट की तरह छप जाएगी। जी जी, चलिए, मुझे लगता है ये आपकी जो स्लाइड दिखाई दे रही है मुझे, इसको ही मुझे होमवर्क समझना होगा, और तमाम सारी चीजें आप पांचों लोगों ने बताने की जो कोशिश की, मैं उसके लिए आप सबका धन्यवाद कहूंगा। वंदना जी, आपका सबसे पहले, क्योंकि आपका ही टर्न चल रहा था। और अब मैं जो है, मनीष जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, नरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, डॉक्टर जफर आपका भी बहुत शुक्रिया, और अंत में मैं कहूंगा डॉक्टर राजीव, मुझे लगता है आप सबके लीडर भी हैं, वो सबको एक सूत्र में पिरोया और यहाँ लेकर आए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े और आज का ये मनोदर्पण परिचर्चा आपने संपन्न कराया ऑन द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हिच इज इमोशनल वेलबीइंग एंड एग्जामिनेशन। मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं, राहुल जी थैंक यू। और मैं सभी बच्चों को एग्जामिनेशंस के लिए, एग्जामिनेशन के जाने के लिए मैं ऑल द बेस्ट बोलता हूँ, सफल हूँ। और वंदना मैम जो ले रही थी स्टडी स्ट्रेटजीज और मेमोरी स्ट्रेटजीज, ये सहयोग प्रोग्राम में होगा। इस वीक के बाद के वाले वीक में वो फिर से आएगा आधे 1 घंटे के लिए। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन सर। और मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि आप अगले सप्ताह का जो सहयोग सेशंस होने वाले हैं उनको सप्ताह के बाद वाला बिल्कुल उसके बाद बिल्कुल मिस ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। एंड बिफोर क्लोजिंग दिस सेशन, आई हैव एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट रिगार्डिंग G20. I would like to share it with you all. We are proud that India assumed the G20 presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023. A nation deeply committed to the democracy and multilateralism, India's G20 presidency would be a watershed moment in the history as it seeks to play an important role by finding the pragmatic global solutions for the well-being of all, and in doing so manifest the true spirit of Vasudhaiv Kutumbakam or the world is one family. इसी हैप्पी नोट और मैं कहूँगा पॉजिटिव नोट के साथ मैं अपना ये मनोदर्पण परिचर्चा का कार्यक्रम यही समाप्त करता हूँ। आप कहीं मत जाइएगा, थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे वेबिनार लेकर। देखते रहिए ई विद्या चैनल्स और NCERT का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नमस्कार।